लेते हैं इसको, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नॉट करेक्ट करेक्ट प्रिंसिपल्स भी आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन-सा आपका सिद्धांत है जो सही नहीं है, वो आपको बताना है एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। कौन-सा कि फुट टू हेड नहीं होता है, वही सिर से पैर तक होता है आपका विकास, ठीक है? हेड टू फुट होता है और नियर टू डिस्टेंस भी होता है, ठीक है? और इंटरेक्शन तो होता ही है आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ठीक है? ये भी बिल्कुल सही बात है, सो आंसर जाएगा फर्स्ट का। ओके, गुड इवनिंग है सभी को, नमस्ते है, राम-राम है, सबको ग्रीट है मेरी तरफ से। बस जल्दी से बनाना शुरू करो, तो खत्म करते हैं फिर। ठीक है? चलो, इसको मैंने आज इसलिए चूज़ किया इस मॉक टेस्ट को क्योंकि वो सैटरडे को भी मैं नहीं करवा पाई थी, इसको स्टार्ट किया था, तो कहीं न कहीं रह जाता है कि यार वो शुरू कर रखा है लेकिन उसको खत्म नहीं किया है। इसलिए इसको आज खत्म करके फिर साइड करते हैं, अब एस्टेट एस्टेट इतना नहीं करेंगे, अब कुछ और नई चीज़ें करेंगे। ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच टूल इज़ नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? चलिए, हम असेसमेंट पढ़ते हैं जिसमें हम फॉर्मेटिव पढ़ते हैं, हम समेटिव पढ़ते हैं। आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जिसमें आप लर्निंग के गैप्स कहीं न कहीं फाइंड आउट कर पाते हो। ठीक है? और उसके बेस पर आप रिमीडियल टीचिंग बच्चे को दे सकते हैं। ये तो कौन-सा एप्रोप्रिएट टूल नहीं है, भई किसके थ्रू आप जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चे का नहीं हो सकता है। क्विज़ के थ्रू नहीं हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन से नहीं होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट से नहीं होता है या फिर कन्वर्जेशन से नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, क्विज़ से होता है, ग्रुप डिस्कशन से भी आप वार्तालाप करके और बच्चों का आप जाँच सकते हो भई वो कहाँ पर पीछे रह रहा है। बातचीत से आप पता लगा सकते हो। तो आंसर जाएगा दैट इज़ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। आपको दोनों ही तरीके पता होना चाहिए, दोनों जो टेस्ट है वो पता होना चाहिए। अगर किसी को पता है फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लीव करेंगे। ठीक है? होता क्या है, क्या बेसिकली डिफरेंस होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के बीच में और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के बीच? आंसर तो जाएगा आपका ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। Due to which development at the age of 4 to 5 years, male child shows affectionate behavior towards his mother. Okay, मेल चाइल्ड है वो अपनी मदर के प्रति अट्रैक्शन फील करता है, जो फीमेल चाइल्ड है वो जो अपने फादर के प्रति करता है। और ये हम किस में पढ़ते हैं? सिगमंड फ्रॉइड के जो साइकोसेक्सुअल स्टेज उन्होंने दिया, 5 स्टेज की वो बात करता है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल, जिसमें से फेलिक स्टेज के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। तो जो मेल है वो अपनी मदर के प्रति अफेक्शनेट बिहेवियर जब शो करता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको ओइडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाता फीमेल का, तो फीमेल का फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इस सेशन को प्लीज़ शेयर कर दो सभी के साथ, इतने कम लाइव अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, आपका पेपर नहीं हो रहा है बट लाइव में आया करो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इज़ नॉट द कॉज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का कौन-सा कारण नहीं है आपसे पूछा है। कौन-सा कारण नहीं है आपसे पूछा है। ठीक है? चलिए, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, मैच्योरिटी या फिर गाइडेंस, सिंपल सी बात है भई देखो हेरिडिटी होता है दोनों के अंदर, मतलब उसका एक रिस्पॉन्सिबल होता है वो सारी चीज़ें। एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है और आपका आप मैच्योर कितने हो, आप परिपक्व कितने हो उसका भी फ़र्क पड़ता है। जो नहीं है वो है गाइडेंस। गाइडेंस कोई भी कारण नहीं होता इंडिविजुअल डिफरेंस का। ओके? चलिए, 5th क्वेश्चन देखेंगे। हाँ। यस, यस, यस। आपको जितना पता आप कमेंट में उतना लिख सकते हो, ठीक है? मैं सभी के कमेंट चेक कर पा रही हूँ। आपको क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के बीच में और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के बीच में सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए है। ये बहुत अच्छे तरीके से इवैल्यूएशन करवाते टाइम मैंने आपको बताया भी था। ठीक है? 5 क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज़ नॉट द एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन? प्रतिभाशाली बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। उन बच्चों के लिए कौन-सा एक प्रोग्राम जो है वो सही नहीं है। तो ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको हल्का-सा हिंट देने की ज़रूरत होती है। पहले से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उनकी इंटेलिजेंस होती है। काफ़ी अच्छी बुद्धि इन बच्चों की होती है, तो इनको सिर्फ़ एक हिंट्स की ज़रूरत होती है। उनको थोड़ा एडवांस में आप चीज़ें करवा सकते हो। तो कौन-सा नहीं इनके लिए सही रहेगा वो आपको चूज़ करना है। करिकुलम का एनरिचमेंट तो बिल्कुल आप कर सकते हो। भई जो नॉर्मल बच्चों के साथ आप पढ़ रहे हो, कहीं न कहीं आपने स्कूल में भी देखा होगा। कि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना उनका अलग सेक्शन बना देते हो, फिर ना उनको हाई-फाई टाइप की बुक्स वो पढ़ाते रहते हैं। ठीक है? जैसे ये हो गया 11th-12th वालों को ऐसा करते हैं, उनको फिर जेईई मेन्स का अलग से चीज़ें पढ़ाने लग जाते हैं। ना ग्रेड एक्सेलरेशन भी आप बिल्कुल एक्सेलरेशन एक अच्छा टर्म है इन लोगों के मामले में। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस, इनके लिए विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन करना या फिर स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल। रेजिडेंशियल स्कूल वो स्कूल होते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ठीक है? जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल स्कूल। तो क्या इनके लिए सही नहीं है? तो 5 का आंसर सबने क्या दिया है? डी दिया है, बिल्कुल सही बात है। इनके लिए इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशल क्लासेस इन बच्चों के लिए अरेंज कर सकते हो। या उनको कुछ एक्स्ट्रा एडवांस में आप चीज़ें पढ़ा सकते हो, लेकिन रेजिडेंशियल स्कूल की इनको ज़रूरत नहीं। चलिए 6 क्वेश्चन देखेंगे।
फाइनली क्लास अच्छे से चल रही है। हाँ, फाइनली क्लास अच्छे से चल रही है। उस दिन नहीं चल रही थी, फिर उस चक्कर में मैंने अपना माइक भी चेंज किया। ठीक है? माइक चेंज करके आज बैठी हूँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, वाई-फाई से मल्टीपल डिवाइसेज़ कनेक्ट हो रखी हैं। वो खत्म करके अब फाइनली चल रहा है। येस, इसकी पेडागोजी 15th ऑफ फ़ेब से स्टार्ट कर दूँगी। बोल रखा है मैंने, टेलीग्राम पर भी आपको सूचित कर दिया है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज़ नॉट द टाइप ऑफ इमिटेटिव बिहेवियर गिवन बाय मिलर एंड डोलर। आई थिंक ये वाला पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। आई डोंट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये मिलर और डोलर वाला ये इमिटेटिव बिहेवियर यहाँ पर बात करते हैं, एक थ्योरी ये देते हैं जिसमें वो कुछ बिहेवियर की बात करते हैं। सेम बिहेवियर, कोरेलेटिव, कोपिंग, तो वो सेम की बात करते हैं, कॉपी बिहेवियर की बात करते हैं, मैच डिपेंडेंट बिहेवियर की बात करते हैं, जिसकी नहीं बात करते वो आपका कोरिलेटिव बिहेवियर। है, तो 6 का आंसर क्या जाएगा आपका 2 जाएगा। हो सकता है इसके सीडीपी के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हो 2019 के शायद। मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है। चलिए 6 का आंसर डी दिया, नहीं, 6 का आंसर 2 आएगा। 6 का आंसर डी नहीं आएगा। वान्या और कृषा गर्ग आप तो हमेशा आते हो क्लास में और ये मैंने करवा भी रखा है ना? इस चीज़ को देखो। 6 का 2 जाएगा। कोरिलेटिव बिहेवियर जाएगा। सेम बिहेवियर सही बात है, कॉपी बिहेवियर भी आएगा और मैच डिपेंडेंट बिहेवियर, ये तीनों की तीनों चीज़ें आएँगी। ठीक है? इन्होंने सोशल लर्निंग और इमिटेशन की थ्योरी दी थी। एक आधे क्वेश्चन इधर-उधर से आ जाते हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। ठीक है? 7 क्वेश्चन देखेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर है। कौन से है भई? वुडवर्थ, यहाँ पर आप मार्क करेंगे, स्किनर मार्क करेंगे, सिम्पसन या फिर पाब्लो। तो वुडवर्थ के साथ नहीं जाएँगी। ये वुडवर्थ के साथ नहीं जाएँगे डॉक्टर जी, स्किनर के साथ जाएँगे। डॉक्टर पूनम सॉरी पूर्णिमा उपाध्याय। 7th का जो आंसर आएगा, 7th का आंसर जाएगा 2, दैट इज़ स्किनर। स्किनर के द्वारा कहे गए ये वाक्य है। चलिए 8 करेंगे। हाँ, करवा रखा है। मैंने सो भी देखो वो क्वेश्चन सेम आ रखा है। अ चाइल्ड हू इज़ इन द मिडल ऑफ स्कूल, स्कूल के मिडल में है मतलब एज भी बता दिया है भई, साढ़े 10 साल का ये बच्चा है। इज़ अनेबल टू डू द वर्क ऑफ क्लास बिलो दैट व्हिच इज़ नॉर्मल। ओके, तो ये किस टाइप का बच्चा है? एक बच्चा है, साढ़े 10 साल का बच्चा, तो अपने हम उम्र के बच्चे के साथ मतलब जो एवरेज बच्चा है ना, उसके कंपैरिजन में वो अच्छे से नहीं चीज़ों को कर पा रहा है, उनसे थोड़ा बिलो जा रहा है। ठीक है? तो ये प्रकार का बच्चा है। वो मेंटल रिटार्टेड है, एजुकेशनल रिटार्टेड है या फिर मोरॉन है या फिर इडियट है। प्रकार का ये बच्चा, ये आपको दिखाना है। टिक करेंगे। यस, 8 क्वेश्चन का मार्क आंसर जो है मार्क करिए। देखो नॉर्मल जो एक पेस पे बच्चा काम करता है ना, उससे थोड़ा हल्का बात कर रहा है, तो मेंटल रिटार्टेड आप नहीं कहेंगे बिल्कुल भी, वो थोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मोरॉन और इडियट वो उसी में आ जाता है आपका। ये एजुकेशनली रिटार्टेड बच्चा है, ठीक है? शैक्षणिक रूप से थोड़ा-सा पिछड़ा हुआ बच्चा है, तो आप इसको मेंटल रिटार्डेशन के स्टेज में नहीं डालेंगे। 8 का जो आंसर जाएगा वो बी जाएगा। बात है? नेक्स्ट करेंगे 9th क्वेश्चन। हू वाज़ द प्रोपाउंडर ऑफ मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी? मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है भाई, इंटेलिजेंस से ये सवाल पूछा गया है, आप सभी को पता है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है। पिने ने नहीं दी है, गिलफोर्ड ने नहीं दिया है, थॉर्नडाइक ने नहीं दिया, किसने दी है? होवर्ड गार्डनर ने। जो कि कितने प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आपको सारे नाम पता होने चाहिए। और उनके जो नाम है वो ऑटोमेटिकली बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को, ऑटोमेटिक उनसे पता चल जाता है। बस आपको इंट्रा और इंटर में थोड़ा फर्क ध्यान में रखना है। ठीक है? इंटर का मतलब होता है जब आपस में एक दूसरे के साथ, और इंट्रा का मतलब होता है जब सेल्फ की बात हो, पर्सनल चीजों की बात हो। ओके, बस वो डिफरेंस ध्यान में रखना। होवर्ड गार्डन ने दिया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जेंडर स्कीमा थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हूम? ओके, जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? हाँ, ये पेपर मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है? चलो, जेंडर स्कीमा ये भी आपका एक नया क्वेश्चन आप कह सकते हो। एल्बर्ट बंडूरा यहाँ पर नहीं आएगा, जीन पियाजे नहीं आएगा, आर ए बैरोन नहीं आएगा, एस एल बैम आप यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क करें। जेंडर स्कीमा, जेंडर स्कीमा का मतलब होता है कि जब एक मतलब बेसिक आइडेंटिटी बच्चे को पता चल जाती है मेल और फीमेल के बारे में, वो आप यहाँ पर कह सकते हो। सो एस एल बैम ने ये चीजें बताई है। तो ये जो थ्योरी है वो इनके द्वारा दी गई है। ठीक है? चलिए हाँ, चलो इंटरनेशनल से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, हाँ ठीक है, वो अपनी अपनी समझ है, जैसे भी आपको याद करना हो, बस आपको पता रहना चाहिए है। उसमें जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं इंटर और इंट्रा के अंदर। इंट्रा कई बार करते हैं भाई आपस में एक दूसरे के साथ, जबकि इंटर। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? दो प्रकार के अभिप्रेरणा की हम बात करते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो हमारे अंदर से आता है और एक्सट्रिंसिक जो बाहरी तौर से हम पर थोपा जाता है करके।
ठीक है? तो प्रेज़ हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, नीड फॉर अचीवमेंट, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, इसमें आपका इंट्रिंसिक कौन-सा नहीं है, मतलब एक्सट्रिंसिक आपको चूज़ करना है। ठीक है? चलिए स्कीमा तो पियाजे ने ही बताई थी पहले। अरे भाई वो जेंडर स्कीमा है, ठीक है? हम नॉर्मल स्कीमा की बात नहीं कर रहे हैं, वो जेंडर स्कीमा है। क्या? ठीक है? स्कीमा अलग चीज़ होती है भई, किसी चीज़ के प्रति आपके कोई पूर्व कंसेप्शन है, कोई पूर्व पूर्व धारणा है, वो स्कीमा होता है। लेकिन जब जेंडर स्कीमा की बात होती है, मतलब जेंडर से रिलेटेड बच्चे के अंदर एक स्कीमा आ जाना, वो होता है कि मेल क्या, फीमेल क्या, जेंडर से रिलेटेड, वो फिर एसएलवीएम की बात करेंगे। ठीक है? दोनों में फ़र्क है। हाँ, 11 का करेंगे भई, है ना? क्या मार्क कर रहे हो 11 का? बी क्यों मार्क कर रहे हो वान्या? एंग्ज़ायटी तो अंदर से आती है ना, भई वो तो अंदर से आती है, बाहर से थोड़ी ना तुमको कोई कहता है, लो चिंता दे दी मैंने तुम्हें। ना एंजाइटी मैं तुम पे थोप रहा हूँ, तो एंजाइटी तो अंदर से आती है ना, वो तो इंटरनल है एंजाइटी। आपको आपकी उपलब्धि की आवश्यकता है, वो भी अंदर से आता है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आपकी आकांक्षा, वो भी आपका अंदर की पार्ट है। लेकिन जब कोई आपको प्रेज कर रहा है, भाई आपकी कोई शाबाशी दे रहा है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, वो आउटसाइड है, वो एक्सट्रिंसिक है। 11 का क्या जाएगा? ए जाएगा। इसमें क्या दिक्कत थी? 11 का डी मार्क करे हो सिम यादव, नहीं। एस्पिरेशन, आपकी जो आकांक्षा है वो इंटरनल पार्ट होता है, अचीवमेंट के लिए आपकी जरूरत है, आपको कोई कह नहीं रहा है भाई आप ये चीज करेंगे तो मैं आपको ये दूंगा, तो वो फिर एक्सटर्नल हो जाता है। लेकिन नीड आपको खुद की है, ये जो एसेट का सर्टिफिकेट है ये आपको खुद को चाहिए, किसी और को आपको देना नहीं है, गिफ्ट नहीं करना है, आपको खुद को लेना है। तो वो नीड ऑफ अचीवमेंट है, नीड फॉर अचीवमेंट। एंग्जायटी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो एंग्जायटी आपके अंदर से आती है कि भई अरे टाइम निकलता जा रहा है, मेरे तो इतने क्वेश्चन हुए हैं, 150 नंबर का पेपर है, 150 मिनट आपको मिलेगी, ठीक है? वो एंग्जायटी। प्रेज़ जो है कोई और आपको करता है। अगर आपका पेपर पास हो जाता है तो आपके घर वाले आपकी तारीफ करते हैं, वो प्रेज़ हो जाता है। ठीक है? 12 देखो, वाइगोत्स्की से पूछा गया सवाल है, वाइगोत्स्की से बहुत ही आसान सवाल आता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट अपीयर सेंट्रल टू टी लर्निंग? आप बस इतना देख लो कि वाइगोत्स्की इनमें से किसके बारे में बात करते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। प्रॉक्सिमिटी के बारे में बात नहीं करते, अडैप्टेशन के बारे में बात नहीं करते, पियाजे बात करते हैं, कल्चर और लैंग्वेज की बात यहाँ पर पियाजे करते हैं, सो आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन। हाँ, बात है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एट व्हाट एज जेंडर आइडेंटिटी, ये जो 2019 का पेपर है पीआरटी का, बहुत आसान पेपर, बहुत ज्यादा आसान। आगे जो मैथ और रीजनिंग आएगा वो तो भयंकर आसान है। चलो जेंडर आइडेंटिटी की बात आ गई है, वो कब एस्टेब्लिश हो जाता है? भाई हमने अभी पीछे जेंडर स्कीमा पढ़ा, यहाँ पर बात हो रही है जेंडर आइडेंटिटी के बारे में। भाई बच्चे को कब पता चल जाता है कि मेल फीमेल है, कि वो मेल है फीमेल है, कब पता चल जाता है? 2 साल की उम्र में पता चल जाता है, 4 में, 6 में या फिर 7 में? ध्यान में रखिएगा, एक सिंपल सी चीज होती है, किसी भी बच्चे, आपने कोई छोटा बच्चा भी देखा होगा, वो करूंगा करूंगी ऐसे करके बोलने आराम से लग जाता है, तो 2 साल आप यहाँ पर टिक करेंगे, 2 साल के अंदर बच्चे के अंदर बेसिक जेंडर आइडेंटिटी यहाँ पर डेवलप हो जाती है। 13 का जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ठीक है? के लिए उसको ज्यादा बड़ा होने की जरूरत नहीं है। चलिए सेंट्रिकनेस की बात हो रही है, ईगोसेंट्रिज्म इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच इंटेलेक्चुअल स्टेज? ठीक है, जीन पियाजे 4 स्टेजेस की बात करते हैं, इसके अंदर आपका ईगोसेंट्रिज्म आएगा, बस आपसे ये पूछा गया। सेंसरी में आएगा, प्री ऑपरेशन में आएगा, कंक्रीट ऑपरेशन में आएगा या फिर फॉर्मल ऑपरेशन में आएगा? आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है? इसमें ध्यान में रखें, कंक्रीट तो बिल्कुल नहीं होगा और फॉर्मल भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? फर्स्ट और सेकंड में चूज करना है। फर्स्ट के अंदर हमारा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस हम लोग पढ़ते हैं, आंसर जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है? इसके अंदर हमारा जो है ईगोसेंट्रिज्म हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है? इसको इंट्यूटिव स्टेज भी कहा जाता है। सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए। ये बहुत सारे नाम है इन स्टेजेस के, इसके भी इसके भी इसके भी, वो सब आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A student got 47 marks out of 100 in a subject under scholastic area. This score will cover. कि हमने जब इवैल्यूएशन वाला टॉपिक पढ़ा था, हमने मूल्यांकन वाला टॉपिक पढ़ा, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ग्रेडिंग सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं उसमें, कि भाई कितने नंबर है तो कौन सा ग्रेड आपको दिया जाता है। आपकी मार्कशीट में भी लिखा होता है, अभी आपके इतने नंबर तो आपको इतना ग्रेड मिलता है। तो इसमें अगर किसी बच्चे के 47 मार्क्स है तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा? ए तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ए तो अपर वाला होता है। बी2 मिलेगा, सी1, सी2 या फिर बी1। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, आप इसको लिख के भी आराम से जो है वो चेक कर सकते हो। आंसर इसका सी2 जाएगा, आप इसको वैसे भी बना सकते हो। ठीक है? जैसे मान लो 90, मान लो क्या होता है ये ए1 ग्रेड होता है, उसके बाद 81 से 90 जाएगी, ये ए2 ग्रेड होता है। देन 71 से 80 जाएंगे, ये आपका बी1 ग्रेड होता है। ये 61, ये 51, ये 41। ठीक है? ये आपका बी2, देन 51 वाला आपका सी1 होता है और ये 41 से 50 वाला आपका। तो आंसर क्या जाएगा आपका? इनका सी जाएगा।
ठीक है? इसके बाद आपका एक डी आता है जो कि आपका पासिंग को बताता है, अगर किसी का ग्रेड डी है दैट मीन्स आप पास हो, और डी से नीचे फिर आपका एक ई1 होता है, एक ई2 होता है, अगर ये है तो फिर मतलब आपको री एग्जामिनेशन के लिए बैठना पड़ेगा, वो फिर 30 से बिलो चला जाता है। तो 15 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 10। हाँ, C2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करेंगे। बिलो आर गिवन द पेयर्स ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, कुछ थ्योरीज यहाँ पर दी गई है और किन किन ने ये थ्योरी, कौन कौन इस थ्योरी के बारे में बात करता है ये आपको बताया गया है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये आपसे पूछा गया है। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स का वोल्फ और रीड ये इन्होंने दी है। इनसाइट के बारे में वर्दीमर और कोहलर बात करते हैं, ये आपका गलत है, गलत पूछा है ना, हाँ गलत पूछा है। एसआर थ्योरी जो है वो आपकी थॉर्नडाइक ने नहीं दी, या फिर रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में बात हल और स्किनर नहीं करते हैं। आंसर आपको चूज करना है, ठीक है? तो देखो ध्यान में रखना, इसका जो आंसर जाएगा कंडीशनिंग रेस्पॉन्स जाएगा, क्योंकि इसके बारे में पैवलोव बात कर, कौन बात करते हैं? पैवलोव बात करते हैं। इनसाइट वर्दीमर बिल्कुल सही बात है, गेस्टाल्टवाद के जनक माने जाते हैं। और ट्रिपल के में हम कोलर को पढ़ते हैं, कोलर तो है ही इनसाइट थ्योरी के अंदर, जिसकी हम चिंपैंजी सुल्तान के बारे में बात करते हैं। एसआर थ्योरी आपका थॉर्नडाइक की थ्योरी है, जिसको कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी कहा जाता है, जिसमें बिल्ली पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। रीइंफोर्समेंट की थ्योरी स्किनर के द्वारा दी गई है, जिसमें वो रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट। क्लियर बात है? ठीक है। पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट दोनों का जिक्र इस थ्योरी के अंदर होता है। आंसर जाएगा 16 का ए। पेंडिंग क्वेश्चन करेंगे। Which of the following is not a stage of psychosexual development as given by Freud? फ्रॉइड से दो क्वेश्चन आ चुका है सेम स्टेज के ऊपर, सेम थ्योरी के ऊपर, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसमें वो लिबिडो की बात करते हैं, सेक्सुअल अर्ग की बात करते हैं। कौन सा स्टेज है जो उनके द्वारा नहीं दिया गया? ओरल की तो बात वो करते हैं, एनल की बात वो करते हैं, लेटेंसी की भी बात करते हैं, जिसकी बात नहीं करते वो आइकोनिक स्टेज। ये जो स्टेज है वो ब्रूनर बात करते हैं इसके बारे में। ब्रूनर का कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे भी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे बात करते हैं और ब्रूनर भी बात करते हैं। ठीक है, सो आंसर जाएगा 17 का 4। क्लियर बात है? हाँ, देखो ये फैक्ट बेस्ड चीजें ये आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। इतनी चीजें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए है, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एट द एज ऑफ 3 इयर्स हाउ मेनी वर्ड्स लर्न बाय ए चाइल्ड? तो 3 साल का एक बच्चा है, आप अपने सराउंडिंग में देख लो, कोई 3 साल का बच्चा है वो कितना बोलता है? ठीक है? क्या वो सिर्फ एक दो वर्ड से काम चलाता है, या फिर अच्छा से बोलता है? मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है भाई, कोई कोई बच्चा 4-4 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है, बहुत रेयर चीज होती है वो। ठीक है? तो ये देखो, अब मेरी जो बेटी है छोटी पूर्वी, वो 3 साल की अभी हुई भी नहीं है, बट स्टिल वो बहुत फ्लुएंटली बोलती है, बिना अटके बिल्कुल पूरा पूरा वाक्य बोल देती है। तो यहाँ पर जो शब्दों का मतलब जो डिक्शनरी है बच्चे की काफी डेवलप हो जाती है एट द एज ऑफ 3। 200 नहीं लगाएंगे, 300 नहीं लगाएंगे, 500 नहीं लगाएंगे, अप्रोक्स 1000 यहाँ पर वर्ड्स जो बच्चे के यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। अच्छे से फ्लुएंटली एक बच्चा बोल सकता है, जब भी हम एक नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं। तो 18 का आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? पहले ये टॉपिक पूछा जाता था, इसके लिए आपको क्रिएटिविटी अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट नहीं है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो फ्लुएंसी तो आपको चाहिए ही चाहिए है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको चाहिए, ओरिजिनलिटी तो बिल्कुल चाहिए, तभी तो आप क्रिएटिव बनेंगे। लेकिन इसके लिए आपको रटने पटने की जरूरत नहीं होती है, तो मेमोराइजिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 19 का डी। क्लियर है? चलिए 20 क्वेश्चन करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रही हूँ क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं इनमें, काफी आसान सी चीजें हैं। के बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे रोक सकते हैं। इन सम ऑफ द केसेस चिल्ड्रन शोज लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। ये जो रूल है, अच्छा हेरिडिटी के कुछ रूल्स हमने पढ़े हैं, उसके अंदर एक रूल है कि भाई बच्चा जो है मम्मी पापा के कंपेयर में मतलब अ, विपरीत आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर पेरेंट्स कुछ अलग है तो बच्चा उनसे बिल्कुल अपोजिट है। पेरेंट्स के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, बच्चे के अंदर वो क्वालिटी भर भर की है। तो ये कौन सा हेरिडिटी का रूल है? यहाँ रिग्रेशन है, सिलेक्टिव ट्रेट है, मैटरनल पैटर्नल लाइन्स है, या फिर लो ऑफ चांस है? 20 का ए करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, लो ऑफ रिग्रेशन है। ठीक है, मैंने ऐसे बता रखा कि आप मतलब पेरेंट्स से रिग्रेट कर रहे हैं कि है हम तो इतना कर लेते हैं, बच्चा तो क्या ही निकल के आ गया। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट हुआ था 21, देखो वो इंट्रोड्यूसेस मेंटल एज वर्ड वेरी फर्स्ट। सबसे पहले मानसिक आयु जो शब्द है वो किसने दिया है? चलिए आप चाहे कुछ भी सोचे, देखो एस्टेट का, एस्टेट छोड़ो, कोई भी एग्जाम हो सबका अपना अपना वैल्यू होता है भाई। अगर आपको हरियाणा में जॉब करनी है तो एस्टेट तो क्लियर करना पड़ेगा। और रही बात होने ना होने की, तो ऐसा ये पहली बार हुआ है, ठीक है, वो एग्जाम नहीं हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म भरवा के सबका बेवकूफ बनाएंगे, वो देंगे एग्जाम तो।
ठीक है? हमारा काम है पढ़ना और आपकी जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहती है, तो ऐसा थॉट्स अपने माइंड में प्लीज़ ना लाएँ। चलिए आपका काम पढ़ना है। फिर जब भी होगा ले लेंगे। मेंटल एज वर्ड वेरी फर्स्ट क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ पर कुछ कटाक्ष वाली बातें करूँ, मैं कुछ ऐसे नेगेटिव बातें करूँ कि हाँ, सही कह रहे हो, ले लेना चाहिए, उससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम पॉजिटिव रहें, इससे अच्छा है हमारा माइंडसेट बढ़िया रहेगा, हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, हम लोग काम करते रहेंगे और एक हम ये चीज़ें लेकर के बैठे रहें कि अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ना फिर ना तो हम पढ़ेंगे, हमारा ही दिमाग खराब, ठीक है? ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। चलो मेंटल एज के बारे में कौन बात करते हैं? बिने बात करते हैं। अल्फ्रेड बिने यहाँ पर बात करते हैं मेंटल एज मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया है। ठीक है? सो 21 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है? हाँ, इन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी भी यहाँ पर दी थी। ये ध्यान में रखिएगा। थर्स्टन ने अपना कौन-सा ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक ने आपका मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दी थी और गिलफोर्ड ने आपकी कौन-सी एक अलग ही थ्योरी दी थी। ध्यान में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है? चलिए एसओआई थ्योरी दी थी। 21 का आंसर बनेगा 1। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए भाई जो आईक्यू है वो किसने दिया है और आईक्यू जो फॉर्मूला है वो किसने दिया है। ये आपको पता है ये सारी चीज़ें? ठीक है? आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है मुझे फटाफट से कमेंट में लिख के बताएँगे और आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है, ये भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताएँगे। ठीक है? नेक्स्ट करेंगे 22 क्वेश्चन। लिस्ट कर लें यहाँ पर। नहीं, नहीं ये बहुत है अर्चना यादव, बहुत है ये, ठीक है? अकॉर्डिंग टू एएमडी एंड एपीए ठीक है, छोड़ो इसको। व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ 7 मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन? मैंने आपको मेंटल रिटार्डेड स्टेज के 4 यहाँ पर कुछ स्टेज बताई है। ठीक है? जिसमें ये आपका प्रोफाउंड था। उसके बाद ये आपका आ जाता है सेवर, देन आपका आ जाता है मॉडरेट एंड देन आपका आ जाता है माइल्ड। ठीक? मैंने आपको ये पूरा मतलब इतना रटवा दिया है ये सारी चारों के चारों स्टेप कि आपको यहाँ पर सेवर निकालना है। सेवर आपका सेकंड नंबर का है। लेस देन 25 आपका प्रोफाउंड होता है, ठीक है? और 25 से लेकर के 30 से लेकर के और 35 से 40 तक आपका ये रहता है। ठीक है? अब ये देख लो 25 से 35 40 के बीच में कौन-सा है यहाँ पर, ठीक है? ये देखो 36 से 51 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आप मार्क करेंगे 22 का। 36 से 51 यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर मार्क करेंगे सेवर का। क्लियर बात है? 22 का आंसर ओके? ओह! सॉरी, 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 सॉरी। ये है तो सही, तो खुद का है यहाँ पर 25 से लेके 35 तो ये है तो सही 3। 22 का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 7 मॉडरेट में चला जाएगा, रियली सॉरी, ठीक है? और ये जो है आपका वो माइल्ड में चला जाएगा। चलिए 22 का जो आंसर जाएगा वो 3 नहीं जाएगा सॉरी 2 नहीं जाएगा भई। हाँ, आप लोग सही दे रहे हो, सी जाएगा। हाँ, सही दे रहे हो आप। फ़ॉर्मूला टर्मर ने दिया था, ठीक है, फ़ॉर्मूला टर्मर ने दिया था और वो जो है आईक्यू जो है वो सबसे पहले 1912 में स्टर्न के द्वारा दिया गया था, ठीक है? कॉन्सेप्ट की अगर बात करें। ओके, इसको करेक्ट करना भी 22 का आंसर जाएगा 3। ठीक, चलिए 23 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रोज व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन एज़ सूडो मैच्योरिटी? सूडो मैच्योरिटी होता है मतलब फ़ॉल्स मैच्योरिटी आप कह सकते हो, मिथ्या परिपक्वता काल किसे कहा गया है? इन्फेंसी को कहा गया है, चाइल्डहुड को, एडोलेसेंस को, अडल्टहुड को। मतलब कि मतलब वो अडल्टहुड जो है वो मैच्योरिटी वाले स्टेज आई नहीं है, बट मतलब प्रदर्शित करना उस चीज़ को कि हाँ भाई बहुत समझे वाली बातें करना टाइप, ठीक है? कि इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करना और बहुत ही ज्ञान वाली बातें पेश करना। ये जो सूडो मैच्योरिटी स्टेज है वो एडोलेसेंस को नहीं कहा जाता है, इससे पहले कि आप लोग सी मार्क करें। अगेन मान्य आपने इसको मार्क किया है और पीछे भी जब ये पेपर हमने करवाया था, मैंने कहा तब भी आपने यही मार्क किया था, मुझे याद है। एडोलेसेंस नहीं मार्क करेंगे वान्या जी, चाइल्डहुड ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है? जो आपका लेटर चाइल्डहुड है ना, उसके अंदर ये होता है कि बच्चे बहुत ज्ञान वाली बातें यहाँ पर करने लग जाते हैं, एक्चुअल में होते नहीं है इतना। तो चाइल्डहुड वाली स्टेज आप यहाँ पर मार्क करेंगे 23 का। ये नहीं, नहीं हितेन ताया इसका आंसर एडोलेसेंस नहीं जाएगा। और ये मैंने तब भी आपको बहुत स्ट्रेस डाल करके कहा था कि इस चीज़ को प्लीज़ देखो एडोलेसेंस इसका नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका जो आंसर जाएगा वो चाइल्डहुड जाएगा और चाइल्डहुड में भी अगर पूछा जाए तो लेटर चाइल्डहुड के अंदर हम बच्चे जो है इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, सूडो मैच्योरिटी स्टेज उसको कहा जाता है। ये 23 का वान्या और कृषा गर्ग हाँ, 22 मैम क्लास में 22 करवाया इंटेलिजेंस का एक टॉपिक करवाया होगा मैंने आपको। ठीक है? इंटेलिजेंस की सबसे पहली वाली क्लास देखो, सबसे पहली वाली क्लास इंटेलिजेंस की। उसके बाद थ्योरी स्टार्ट करवाई है, सबसे पहले आपको ये करवाया था।
इंटेलिजेंस क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट और ये सब बाद में फिर आपको मैंने क्या करवाई है, स्टोरीज करवाई है। एक बार देखो सबसे पहली क्लास इंटेलिजेंस की, देखो चलो 24 देखो, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको भी ध्यान से देख लेना। Assessment of performance done by students frequently at the end of unit using criteria reference test and employ multiple techniques of evaluation is known as what type of evaluation। चलिए तो ये frequently जो है पेपर आपका हर यूनिट के एंड में आपको आपका जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है, जब भी यूनिट जो है एंड होगी आपका पेपर यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, और किसकी हेल्प से, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की। एक क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है कि आपका एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, जैसे होता नहीं है अपना सीटेट वाला पेपर, आपका एक क्राइटेरिया एचटेट वाला पेपर, आपका क्राइटेरिया आपको 60% आपको लाना ही होगा, 90 नंबर आपको लाना होगा, कि आपका एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट करके रखा है कि नहीं आए तो फेल है, आ गए तो पास है। तो वो होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सा इवैल्यूएशन है, इसको आप कंटिन्यूअल इवैल्यूएशन कहेंगे, पीरियोडिसिटी कहेंगे, या फिर दोनों आप यहाँ पर मार्क करेंगे। नीदर तो आप करेंगे नहीं, ये नीदर तो आप करेंगे। 24 का बी दे रहे हो, बहुत सही जवाब है बे, पीरियोडिसिटी, बहुत बढ़िया। इसको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कहीं गलत ना कर बैठो इसको। 24 का जो आंसर जाएगा वो 2 जाएगा, पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन, बिल्कुल सही बात है। चलिए, इसलिए मैंने पहले ही कहा इसको सोचना समझना फिर आंसर। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, चलो इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। चाइल्डहुड दो उसके अंदर बटे हुए हैं, एक आपका अर्ली वाला और एक आपका लेटर वाला। जो अर्ली होता है वो 2 से 6 या 7 आप कह सकते हो, और ये आपका 7 से 12 आप यहाँ लेटर वाला। ठीक है, तो 2 से 6 साल यहाँ पर आप मार्क करेंगे, दैट इज 25 का 3 आंसर। क्लियर बात है। हाँ, 25 का जो आंसर जाएगा वो 3 जाएगा। डन। नेक्स्ट करेंगे 26 क्वेश्चन। अगेन बहुत ही आसान सवाल 26 का। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया का क्या मतलब है, ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, फिर रीडिंग डिसऑर्डर होता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है, या फिर मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है। तो मैंने तो सब पे क्रॉस मार के आपको एक चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चूज करना है। ठीक है, तो ये आपका कैसा डिसऑर्डर होता है भाई, रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने संबंधी विकार होता है, पठन संबंधी विकार होता है। ठीक है, 26 का पढ़ बच्चा उल्टा पुल्टा लेता है। 27 देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये स्टडी क्या कहलाई जाती है। चलिए भाई, एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समावेधी तक किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक, आप ऐसे इसको समझो कि आप कोई डाटा यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो, तो कोई भी एक इंसान से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब टाइम टू टाइम आप पहले एक हफ्ता चेक करोगे, फिर दूसरे हफ्ता में आप फिर उसी इंसान से कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब जो इंसान है वो सेम है, उसी से ही आप अलग अलग अवधि में कोई डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। लाइफ हिस्ट्री नहीं करेंगे, सर्वे स्टडी नहीं करेंगे, या तो इसका क्रॉस सेक्शनल आएगा या फिर इसका लॉन्गिट्यूडनल आएगा 27 का। तो इसके हिसाब से अगर आपसे कहा जाए कि सेम सब्जेक्ट इज स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मार्क करें। ठीक है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सेम ना हो, मतलब मल्टीपल पीपल हो आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए, मतलब कोई भी एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी, कोई एक मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए आप सभी से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो आपका क्रॉस सेक्शन स्टडी हो जाता है। और अगर किसी एक ही इंसान का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यहाँ पर कहा जाएगा। 27 का आंसर। ठीक है, 3 नहीं जाएगा, इसका आंसर जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये थोड़ा मैंने इसको अलग तरीके से बताया है, अब आप ध्यान में रखें। ओके, यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अब भाई देखो बात हो रही है लर्निंग के अधिगम की, और भाई विकास का एक प्रोसेस तो बिल्कुल होता है ये। कि किसने कहा है, इसमें आपको एक ही नाम काम का लग रहा है, उसको ही आपने चूज करना और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, वुडबर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग मार्क करेंगे। वुडबर्थ यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा। गुड इवनिंग है पुष्पा जी। 29 देखेंगे, टू डेवलप क्रिएटिविटी इन अ चाइल्ड द टीचर शुड नो, बच्चे में क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए है। तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आपको यूज करना है। बच्चे को कोई भी एक्टिविटीज करते हुए रोकना, ये आपको नहीं करना चाहिए एज ए टीचर। आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, वो एक्टिविटी कुछ कर रहा है तो आप उसको करने देंगे। बच्चे के व्यू पॉइंट को आप रेस्पेक्ट करेंगे, ये आपको नहीं करना चाहिए है। या फिर बच्चे के अंदर अगर कोई जिज्ञासा है, उसको आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बच्चे ने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा तो आप उसको बिठा देंगे चुपचाप, या फिर आप उसको सेटिस्फाई करेंगे। लीड द चाइल्ड टू नोवल थिंकिंग, बच्चा नए नए तरीके से सोचे, ये आप उसको नहीं करने देंगे। 29 का आंसर देखो, ये अच्छा वाक्य है, ये भी अच्छा वाक्य, आप उसके एंजाइटी जो है, जो भी उसकी चिंता वगैरह उसको दूर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे।
बच्चा क्या सोच रखता है उसको भी आप रिस्पेक्ट करेंगे, गलत सोच रखता है मतलब अगर मान लो इधर-उधर थोड़ा हो रहा है, ठीक है? तो आप उसको ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके व्यू पॉइंट को बिल्कुल दबा देंगे। ये गलत बात है, आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि जब तक वो करके नहीं देखेगा, वो क्रिएटिविटी कहाँ से सीखेगा? ठीक है, तो भाई करके तो उसको देखना पड़ेगा। तो 29 का जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीडीपी, a student is tried to new knowledge in such a way that she is tried to modify and elaborate concepts and principle already learned. This type of learning is known as what? भाई उसको पहले से कुछ प्रिंसिपल कुछ कंसेप्ट है जो उसको पता है, ठीक है? अब वो नई नॉलेज यहाँ पर ग्रहण कर रहा है और इसके हिसाब से क्या कर रहा है? मॉडिफिकेशन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है चीजों को, ठीक है? ये किस प्रकार की लर्निंग है? आप इसको क्या कहेंगे? ये कॉम्बिनेशन लर्निंग है, सबऑर्डिनेट लर्निंग है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग है या फिर कोरिलेटिव लर्निंग? आई थिंक ये हमारा पहले भी किसी मॉक टेस्ट में आया हुआ है इनसे रिलेटेड रिलेटेड और मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि इसका आंसर करेंगे। ये जो सारा चीजें रिलेटेड होती है, यहाँ पर हम मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, इसमें हम ओजुमेल को बात करते हैं, ठीक है? ओसुबेल की बात करते हैं जो आपके इसमें नहीं आएगा, आपसे इसमें नहीं पूछा जाता, टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। आसुबेल इस पे बात करते हैं इन सभी के बारे में। इसमें जो आएगा कोरिलेटिव लर्निंग इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्योंकि बच्चा पहले की लर्निंग में और अब की लर्निंग में रिलेशन यहाँ पर बना पा रहा है। तो कोरिलेटिव लर्निंग यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हुए लेवल 2 रहेगा आपका। ओके, सेट ए है, सेट का कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर क्वेश्चन सेम होते हैं, बस आगे पीछे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसको बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे भाई, चीजों को बाद में बातें करेंगे जो कुछ भी चीजें, ठीक है? चलिए जी, पेपर हो या ना हो हमें तो अपनी तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है भाई? चलो जल्दी जल्दी करो। सब कुछ विजिबल है? थोड़ा सा और मुझे इसको जूम करने की जरूरत है, एक बार मुझे बता दो। राधे राधे सबको, नमस्ते, राम राम है, जैसे भी आपको बढ़िया लगे, ठीक है? चलो चलिए भाई स्टार्ट करिए, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा करके देख लेती हूँ एक बारी, बताना भाई एक बारी जरा मुझे। चलिए गुड इवनिंग है भाई सबको, सभी को नमस्ते। स्टार्ट करेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था के कौन से अदर नेम नहीं है, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है? सब कुछ ठीक है ना? विजिबल है सारी चीजें? यस, अब तो क्लियरली बिल्कुल सही तौर पर आपका विजिबल है सारी चीजें। सो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करेंगे भाई, कौन सा आपका बाल्यावस्था की एक स्टेज नहीं है भाई? कौन सा आपका उससे बिलोंग कर नहीं करता है? कौन सा इसका नाम नहीं है? बाल्यावस्था की यहाँ पर बात हो रही है। एलिमेंट्री स्कूल एज नहीं है, स्मार्ट एज नहीं है, प्री गैंग एज नहीं है, या फिर गैंग एज नहीं है। आंसर करेंगे फर्स्ट का। चलिए स्मार्ट एज एडोलेसेंस में आता है। स्मार्ट एज आपका चाइल्डहुड में ही काउंट होता है वान्या, ठीक है? चाइल्डहुड में ही काउंट होता है। सब कुछ क्लियर है, बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो एलिमेंट्री स्कूल एज तो बिल्कुल आपका कहा ही जाता है, जो आपका लेटर चाइल्डहुड है उसको आप स्कूल एज बोलते बोलते हो। स्मार्ट एज भी इसको कहा जाता है, जिसको नहीं पता है अभी अपना देख लो एक बारी। और इसको गिरोह आयुदल भी कहा जाता है, गैंग एज भी कहा जाता है। जो हम नहीं पढ़ते हैं वो हमारा प्री गैंग एज है, ठीक है? ऑफिशियली भी इसको यही मार्क किया गया है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर जो बनेगा वो प्री गैंग एज यहाँ पर आप करेक्ट मार्क करेंगे। बाकी सारी चीजें हम जो है पढ़ते भी आते हैं और बिल्कुल एक तरीके से करेक्ट भी है। सो फर्स्ट का आंसर जिसने भी सी दिया, आई डोंट थिंक सो किसी ने दिया है, ओके? ऑफिशियल भी यही है आपका। फर्स्ट का आंसर जो है आपका सी ही जाएगा, प्री गैंग एज यहाँ पर आप इसको करेक्ट मार्क करेंगे। नेक्स्ट करेंगे भाई क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आईक्यू रेंज ऑफ मिंगोलिज्म मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की यहाँ पर बात करते हैं। जो भी मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं उसके 4 स्टेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी है। एक आपका मैंने डिस्कस किया हुआ प्रोफाउंड, बिल्कुल जो जड़ बुद्धि वाले हैं। एक जो है वो सेवर बुद्धि वाले हैं, एक मॉडरेट बुद्धि वाले हैं, ठीक है? और एक आपके माइल्ड बुद्धि वाले हैं, माइल्ड वाले भाई, ठीक है? चलो अब ये जो मंगोलिज्म की बात हो रही है ये मॉडरेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की बात कर रहा है, ठीक है? थोड़ा भी कंफ्यूजन में नहीं रखना है। मंगोलिज्म का मतलब मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की बात करी गई है। अब आपको ऑप्शन से चूज करना है कौन सा है आपका। चलिए 20 से 25 है, बिलो 20 है, 25 से 36 है, या फिर 36 से 51 है। तो सबसे एक फेमस जो ऑप्शन वो आपका रहता है इसके बारे में, वो आपका ऑप्शन नंबर 4 रहता है रहता है 36 to 51, जो कि इस कैटेगरी के अंदर लाई करता है।
ठीक है। अगर बात करें तो आपका जो है लेस देन 20 से 25 आपका ये रहता है, उसके बाद 25 से 30 से लेकर के और 35 से 40 तक आपका ये रहता है, उसके बाद 36 से 51 आप वहां पर मार्क कर सकते हो, और आपका कहीं ना कहीं 50 से 70 के बीच में आपका माइल्ड कैटेगरी वाला रहता है। ठीक है, 4 आंसर दिया है सबने। चलिए, गैंगेज एडोलसेंस में आता है नरेश कुमार। भाई गैंगेज जो है वो लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है। चलो, प्रॉब्लम स्टेज कहा जाता है किसको? स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था कहा जाता है एडोलसेंस को। ठीक है। थर्ड देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच डज नॉट कम अंडर प्रोसेसेस इन द सोशलाइजेशन। समाजीकरण की यहाँ पर बात की गई है। समाजीकरण के अंदर आप इसमें से कौन सा चूज नहीं करेंगे, ये आपसे पूछा है, कौन सा आएगा नहीं। लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड भी, भाई आप सामाजिक तौर तरीकों के हिसाब से आप अपना व्यवहार जो है वहां पर सीखते हैं, या फिर जो सोशल रूल्स वगैरह होते हैं, मतलब रोल्स जो होते हैं, जो भी भूमिकाएं होती है आप उनको अप्रूव करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, लोगों के प्रति आपका जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है वो आपका डेवलप हो जाता है, या फिर ईगो सेंट्रिक बिहेवियर आप यहाँ पर मार्क करेंगे। जो सोशलाइजेशन से संबंधित नहीं है वो आपको चूज करना है। तो बाकी जो फर्स्ट 2-3 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ईगो सेंट्रिक बिहेवियर जो है आपका इसका हिस्सा नहीं है। सेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि अपने अंदर ही रहना, किसी दूसरे की बात ना सुनना, सिर्फ अपने ही अंदर रहना। तो ईगो सेंट्रिक जो बिहेवियर है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? जीन पियाजे के अंदर पढ़ते हैं, वो आपका सोशलाइजेशन का हिस्सा नहीं है। सोशलाइजेशन मतलब जब आप मिल बांट करके लोगों के साथ रहते हो, लोगों के व्यू पॉइंट को सुनते हो, समझते हो, वो आपका सोशलाइजेशन का दायरा आ जाता है। ईगो सेंट्रिक टोटली अपोजिट हो जाता है। तो थर्ड का आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4। A type of intelligence which is mostly visible in dancers, athletes, भाई जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं ना, वो सर्जन्स, क्या हो गया मेरे पेन को, एटसेट्रा, इज नोन एज व्हाट? भाई ये गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ना, गार्डनर की थ्योरी, जो कि वो 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। ठीक है, उसमें से आपके ये 4 बुद्धि और 4 बुद्धि और भी होती है। तो जिसमें पूछा गया भाई जो डांसर्स होते हैं, जो नृत्य करते हैं, जो नाचते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जो एथलीट्स होते हैं, भाई एथलीट्स होते हैं तो अपने फिजिकल जो शरीर है उसका इस्तेमाल करते हुए सारी चीजें करते हैं। सर्जन है, ठीक है, सर्जन है वो भी कहीं ना कहीं माइंड के साथ जो आपका फिजिकल जो चीजें जो शरीर है उसका कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ता है। इन तीनों ही केस में आपका शरीर का कोऑर्डिनेशन आपके माइंड के साथ होता है यहाँ पर। तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक आप मार्क करेंगे। स्पेशल इंटेलिजेंस जो कि किसी जगह से संबंधित होता है, या फिर कोई कैलकुलेशन होती है, इसमें डांस करते वक्त आपको कोई गणना करनी पड़ती है, या फिर म्यूजिक इंटेलिजेंस आप यहाँ पर कहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 4th का इसमें ए आंसर यहाँ पर आप लोग करेक्ट मार्क करेंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, ये जगह से रिलेटेड होता है, ये आपका मैथमेटिकल गणना से रिलेटेड होता है, ये आपका जो म्यूजिक है, जो संगीत है, उससे संबंधित होता है। ओके, एथलेट्स हो गया, सर्जन हो गया, इनका संगीत वाली रोल नहीं है। आपकी जो आपका बॉडी का जो मूवमेंट है, आपका जो माइंड है, उसका कोऑर्डिनेशन वहां पर करना होता है। सो 4th का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? की इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी गई है, ईआई की यहाँ पर बात करी गई है। कौन सा इसका एलिमेंट नहीं है? चलिए, ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको करवा रखा है, मैंने पीडीएफ जो है टेलीग्राम उस पर भी डाल रखा है, नोट सेक्शन के अंदर भी। आप लोग इसको भी एक बारी प्लीज देख जाना, अभी तो भरपूर आपके पास टाइम है। इसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगी कल एस्टेट के एग्जाम को लेकर के। ठीक है, थोड़ी जानकारी मुझे हासिल हुई है, तो इसके बारे में मैं वीडियो कल आपके सामने पेश करूंगी। ठीक है, आप उसको देख लेना। चलिए, हाँ ठीक है, सही है, फर्स्ट आएगा उसका, वो सबको पता है। ठीक है, स्क्रीन ब्लर नहीं है हितेन, अपना नेट को ठीक करो। कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस का नहीं है? इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये जो शब्द है, इसकी ये जो गढ़ा है वो किसने गढ़ा है? भाई यहाँ पर हम बात करते हैं पीटर साल्वोए के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड, चलिए, ये जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया भाई? पीटर साल्वोए के द्वारा। ठीक है, और साल्वोए के साथ साथ एक आपका नाम और आता है इसमें। ठीक है, और अगर बात करें इसको और भी ज्यादा इसको बढ़ाने का काम किसके द्वारा किया गया? गोलमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो कि 1995 में इनकी एक पुस्तक आई थी इमोशनल क्वेश्चन करके, कि वाइट मैटर मोर देन आईक्यू, क्योंकि आईक्यू भी एक अपने आप में अलग टर्म हो जाती है और इमोशनल क्वेश्चन भी अपने आप में एक अलग टर्म हो जाती है। तो एक बुक आई थी जिसके अंदर उन्होंने सारी चीजों का जिक्र किया था। ठीक है, चलिए।
हाँ, जॉन मेयर, यस, जॉन मेयर और पीटर साल्वो, ओके, ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा नहीं है ये आपको चूज करना है, नोट एलिमेंट ऑफ, तो एंटरप्रेन्योर, कॉम्पिटेंस, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी या फिर हैंडलिंग रिलेशनशिप। फिफ्थ का यहाँ पर आपने आंसर मार्क करना है। फिफ्थ का जो आंसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बनता है, बाकी सारे इसके कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। 5 कॉम्पोनेंट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। A student learns new concept such as carnivores animal, carnivores animals वो animals होते हैं भाई मांसाहारी जो होते हैं ना, जो मांस वगैरह खाते हैं उनको कहते हैं। On the basis of words known by him such as tiger, dog, lion, leopard, etc. This type of learning is known as what? भाई एक बच्चा है वो एक नया कंसेप्ट सीख रहा है, उसको पहले से ये जितने भी एनिमल्स के नेम है उसको पता है, टाइगर होता है, डॉग होता है, लॉयन होता है, ठीक है, तेंदुआ होता है, ये सब उसको पता है। तो टीचर उसमें कुछ ऐड करके बताता है कि भाई ये जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोर्स एनिमल्स जो है वो कही जाती है, मतलब ये सारे मांसाहारी एनिमल्स होते हैं। ये टीचर के द्वारा ऐड ऑन किया गया है। ये कौन से प्रकार की लर्निंग आप इसको कहेंगे? ये कॉम्बिनेशनल लर्निंग है, ये सबऑर्डिनेट लर्निंग है, कोरिलेटिव लर्निंग है, या फिर सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग है? 6 का आंसर आपने मार्क करना है। चलिए 6 का आंसर आप सभी लोग मार्क करेंगे। यस, 6 का आंसर जिसने भी डी दिया है भाई वो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा। 6 का आंसर सी नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा, ओके। मुझे पता है सब लोग सी के साथ कर रहे हो भाई, रिलेट करवा रहे हो चीजों को। ये इसमें जाएगा जो आपका आंसर वो सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग जाएगा। थोड़ी देर शांति रखो और सुन लो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। चलो MW मैथ्स वाला थम जाओ भाई, थम जाओ। ये भी देख लो चैनल किस पर्पज के लिए बनाया गया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अपनी मस्ती में लगे ही जा रहे हो, क्या मतलब है कॉपी पेस्ट मारने की इतनी सारी चीजें, थोड़ा सेंस रखो। चलो मुझे आप लोगों के कमेंट्स भाई जो काम की चीजें ना वो नहीं दिखाई देती फिर, अदरवाइज फिर मैं ब्लॉक करूंगी यहाँ से। सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे हम यहाँ पर जितने भी मॉडल्स होते हैं ना टीचिंग के, ठीक है, तो उसमें हम ओसुबेल का नाम पढ़ते हैं यहाँ पर, अगर आपने कभी पढ़ा हो ओसुबेल का नाम। ए भगवान, एक सेकेंड, डेविड ओसुबेल का नाम पढ़ते हैं, ठीक है। ओसुबेल जो है वो किस कंसेप्ट पर बात करते हैं कि आपका कुछ प्रायर नॉलेज है, पहले आपका कोई पूर्व ज्ञान है, ठीक है, कुछ पहले फैक्ट्स आपके पास है, उसके बेस पर आपकी जो कमिंग जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है, ठीक है। आपकी जो कमिंग लर्निंग हो वो जो प्रायर नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी आगे वाली लर्निंग, यानी कि उसके साथ ही आप चीज़ों को एड ऑन करते हुए चलते हो। और इसके बारे में वो कुछ लर्निंग्स को डिफाइन करते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट की बात करते हैं, कोरिलेटिव की बात करती है। सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग क्या होती है? सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग का मतलब होता है आपको कुछ एग्जाम्पल्स पहले से बच्चों को पता होती है, उनको कंसेप्ट नहीं पता होता कि ये कंसेप्ट इन एग्जाम्पल के थ्रू बनेगा, वो उनको तभी पता चलता है जब टीचर उनको बताता है। जैसे मान लो बहुत सारे फ्रूट्स के नाम जानते हैं भाई, उनको एप्पल पता है, उनको मैंगो पता है, उनको ग्रेप्स पता है, बट उनको ये नहीं पता कि ये सारी चीजें हैं जो वो फ्रूट की कैटेगरी में आती है। तो ये उनको अगर बताए कोई कि भाई इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, फ्रूट्स कहा जाता है, तो एग्जाम्पल्स पहले से बच्चे को पता होता है, कंसेप्ट जो है वो बताने का काम बाद में किया जाता है। सो ये सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग आपकी कहलाती है, ठीक है। चलिए ये जो है वो सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग आपकी कही जाती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन लर्निंग की अगर बात करें, लाइक कंबाइन करना है, सारी चीज वही कि पहले आपको कोई ज्ञान है आपके पास और बाद में जो कमिंग लर्निंग है वो आपकी उससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, वो उसमें हेल्प कर रही होती है चीज सारी वही। कॉम्बिनेशन लर्निंग का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन लर्निंग का मतलब ये है कि आपने पहले से कोई कंसेप्ट जो है वो सीखा हुआ है और उसी सेम फील्ड में कोई और कंसेप्ट में आपको वो हेल्प कर रहा है। जैसे मान लो हम ब्रीदिंग का कंसेप्ट जो है वो ह्यूमन के केस में पढ़ते हैं, भाई ह्यूमन ब्रीदिंग आप लोग पढ़ करके आते हो, ठीक है, आपने पढ़ रखा भाई इनहेलेशन होता है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, हम जब सांस को बाहर निकालते हैं तो CO2 निकलता है। अगर यही चीज हम कनेक्ट करते हुए किसमें भाई जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनके केस में बताएं, है ना, जो प्लांट की ब्रीदिंग है वो किस तरीके से होती है, तो उस चीज में हम कनेक्ट करते हुए बताएंगे बच्चे को कि भाई हमने ह्यूमन में क्या पढ़ा था कि वो ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, और इसी चीज को कनेक्ट करते हैं हम प्लांट की ब्रीदिंग भी, क्योंकि प्रोसेस तो सारा सेम वही है, ठीक है। तो प्लांट की ब्रीदिंग को भी समझाए, तो ये क्या आपका कॉम्बिनेशन लर्निंग है, ठीक है।
बात करें अगर सबऑर्डिनेट लर्निंग की, तो सबऑर्डिनेट लर्निंग जैसे आपने वो नहीं पढ़ा था, असिमिलेशन और अकोमोडेशन पढ़ा था। जैसे आपके पास कोई स्कीम है, उसके अंदर आप कोई नया ज्ञान ऐड कर रहे हो, तो आप अपने ज्ञान के अंदर मॉडिफिकेशन यहाँ पर ला रहे हो, ये आपका सबऑर्डिनेट लर्निंग हो जाता है। और कोरिलेटिव भी आपका सिमिलर इस तरीके से, उसमें भी हम रिलेट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो 6 का जो आंसर जाएगा वो डी जाएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। चलो, सुना ही नहीं किसी ने, सब अपनी अपने आगे बढ़े जा रहे हैं। ओके, 7वां क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप्स ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। चलिए, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का कौन सा टाइप नहीं है? आर्मी बीटा नहीं है, आर्मी अल्फा नहीं है, शिकागो नहीं है, या फिर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट नहीं है। 7th का आपने आंसर यहां पर करना है। चलिए 7th का जो आंसर है वो आपका क्या करा आपने? 1 करा है। 7th का आंसर 2 जाएगा, आर्मी अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये आपका वर्बल ग्रुप है, ना कि नॉन वर्बल ग्रुप है। सारे टेस्ट आपको पता होना चाहिए भाई, लिख लिख के देख लो, आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, लो एंड जो कस्टम्स होते हैं, देखो भाई एक बारी क्या इसका आंसर आएगा। आज मेरा पेन खुश नहीं है मेरे से। लो एंड कस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ फिश। आप देखो, लो, कस्टम, कल्चर, वो सभी किससे रिलेट करता है आपका? 5 हम सिस्टम की बात करते हैं, 4th नंबर का कस्टम जो सिस्टम है उससे रिलेट करता है। ठीक है, पहला होता है माइक्रो, देन होता है मीजो, उसके बाद होता है एक्सो, देन होता है मैक्रो, एंड देन होता है हमारा टाइम से रिलेटेड, दैट इज क्रोनो। तो ये मैक्रो आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका 8th का बी आप यहां पर मार्क करेंगे। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कोलबर्ग के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कोलबर्ग की तरफ से पूछा गया है। अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल्स जज मोरालिटी लार्जली इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स। यानी कि आप मोरालिटी, जो नैतिकता है आपके अंदर, वो उसके आधार पर जज की जाती है कि समाज क्या कहता है। समाज के अंदर जो रूल्स है, जो नॉर्म्स जो है, जो मानदंड चले आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो है आपके अंदर मोरालिटी आती है। यानी कि अगर आपको कह दिया कि ये चीज ऐसे नहीं करने की है, तो फिर आपके लिए वो नहीं ही करने की है। ठीक है, तो वो जो है वो कौन से प्रकार की, किस लेवल के अंदर आता है? तो 3 ही लेवल की बात करते हैं। अनकन्वेंशनल कुछ होता नहीं है, प्री कन्वेंशनल जिसमें कोई भी मोरालिटी होती नहीं है, कन्वेंशनल मतलब जिसमें मोरालिटी जो है वो आउटसाइड से इंपोज करी जाती है, यानी कि सोसाइटी की तरफ से कुछ रूल्स होते हैं जिनको वो मानते हैं। और पोस्ट कन्वेंशनल मतलब आपकी जो मोरालिटी है वो इनसाइड से आ जाती है, आपको पता रहता है कि आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो अगर बात करा जाए कि सोसाइटी में क्या रूल्स चले आ रहे हैं, क्या नॉर्म्स है, उसके हिसाब से अगर आपकी मोरालिटी है तो आपका कन्वेंशनल लेवल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सोसाइटी की चीजें जब आप मान रहे हो, सिर्फ अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, आपके अंदर कोई चीजें नहीं है, मोरालिटी नहीं आई है, इंटरनल नहीं आई है, तो फिर वो कन्वेंशनल लेवल के अंदर जाएगा। दिया है किसी ने 9th का भी? यस। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट द कॉज ऑफ डेलिक्वेंसीज। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं इससे डेलिक्वेंसी से कुछ आपको पढ़ने रटने की जरूरत नहीं होती है। बाल अपराध का कारण क्या नहीं है? एक जो ऑप्शन है बहुत ही दूर से आपको दिखाई देता है, सिर्फ चूज करना और आगे बढ़ना है। कौन सा कारण नहीं है बाल अपराध का? फिजिकल डिफेक्ट नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, फेलियर नहीं है, या फिर प्रॉपर होम एनवायरमेंट। अगर किसी के घर का होम एनवायरमेंट बढ़िया है, प्रॉपर है, तो फिर क्यों बाल अपराध होंगे? ठीक है, तो आंसर जाएगा 10th का 4। आंसर जाएगा 10th का 4। ठीक है, चलिए मैम आपका जीटी टेट रिक्वायरमेंट टेट धनेश मिली, कौन से टेट की आप बात कर रहे हो? मतलब कौन से स्टेट का है भाई ये? चलिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निशन। संज्ञान से कौन सा आपका रिलेट नहीं करता है? परसेप्शन, थिंकिंग, वॉकिंग, या फिर कंसेप्ट फॉर्मेशन। तो वहां आसान सवाल है, परसेप्शन भी रिलेट करता है, थिंकिंग भी करता है, कंसेप्ट का फॉर्मेशन भी करता है। चलना क्या होता है, इसका क्या संबंध है आपका? आप दिमागी रूप से थोड़ा ना चलते हो। तो 11 का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच अल्टरनेटिव shows characteristics of concrete operational stage given by जीन पियाजे। ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करी गई है जो कि जीन पियाजे बताते हैं। तो कौन सा इसमें से इस स्टेज के तहत आता है? कौन सा ऑप्शन? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपके 3rd नंबर की स्टेज होती है, जिसमें लॉजिक जो है वो डेवलप हो जाते हैं बच्चे के, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट रूप से नहीं बच्चा थिंक कर पाता है। आप वैसे नॉर्मल जो बच्चे का जो लॉजिक है वो आना शुरू हो जाता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट रूप से नहीं आता है।
ठीक है, अमूर्त रूप से नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए है। ओके, चलिए डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हम इसमें नहीं करते हैं। चाइल्ड गेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल सच एज कंजर्वेशन होता है, बिल्कुल होता है इसके अंदर। ठीक है, लॉजिकल भी आपके लॉजिक्स भी आपके इमर्ज हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ड सिम्बॉलिकली, ये इसमें नहीं होता, वो सेकेंड स्टेज के अंदर आप कहेंगे। और बिकम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म ऑफ लॉजिकल थॉट, ये भी नहीं, तो आंसर जाएगा सिंपल सी बात आपका क्या जाएगा, और 12 का 2 जाएगा। ठीक है, 12 का क्या जाएगा, 2 जाएगा। दिया है किसी ने 12 का 2? चलिए आई एम फ्रॉम असम, ओके जी, थैंक यू सो मच। असम के तो काफी कैंडिडेट के मैसेज आए हैं। चलो हाँ, 12 का दिया है किसी ने? अरे नहीं नहीं, 12 का डी क्यों दे रहे हो भाई, बी दो ना, बी बढ़िया ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? 3 कंपोनेंट की हम बात करते हैं। एनडीआई, नीड ड्राइव इंसेंटिव की बात करते हैं। नीड होता है, ड्राइव होता है, इंसेंटिव होता है, जो नहीं होता वो हमारा रूट मेमोरी है, इसकी कोई भी इधर प्लेस है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। डायरेक्ट मेथड है आपके पर्सनालिटी एडजस्टमेंट की बात करी गई है, व्यक्तित्व समायोजन की बात करी गई है, जो हम डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं ना, उसी को ही आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वो मेथड ऑफ पर्सनालिटी एडजस्टमेंट कौन सा है? सब्लिमेशन है, प्रोजेक्शन है, रिग्रेशन है, या फिर रिमूविंग ऑफ हर्डल्स है? चलिए आंसर करेंगे 14 का। 14 का डी दे रहे हो, बढ़िया ऑप्शन है बिल्कुल, रिमूविंग ऑफ हर्डल्स। बाकी सारे कौन से भाई आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, चलिए सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, आपको सारे के सारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अच्छे से पता होना चाहिए है। ठीक है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए है। ओके अगर बात करें सब्लिमेशन की, सब्लिमेशन का मतलब होता है लाइक एनर्जी कन्वर्जन इन सोशली एक्सेप्टेबल वे। लाइक अगर आपको अगर कोई कहे कि ये आपसे नहीं होगा, अगर लोगों के आपके बारे में ये धारणा बनी हुई है कि नहीं, अरे इसके तो बस की नहीं है, इसके कहाँ होगा, इससे कहाँ होगा, लेकिन आप उसको नेगेटिव वे में ना लेते हुए आप अपने ऊपर मेहनत करें और आप उस चीज को कर जाए, वो होता है सब्लिमेशन। ठीक है, लोग कहते हैं कि इससे इसके पास की कुछ नहीं है, लेकिन आप उस चीज को करके दिखाएं कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, वो सब्लिमेशन होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन होता है किसी पे थोपना चीजों को, और रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन होता है लाइक अपना लेवल से एक स्टेप नीचे जाकर के काम करना, अपने लेवल से एक स्टेप नीचे जाकर के कोई भी काम करना। ठीक है, वो रिग्रेशन होता है। 14 का आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। फिर एक बात है, नेक्स्ट करेंगे 15 क्वेश्चन। Who proposed सोशियो कल्चर थ्योरी? ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आती है आपकी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ब्रूनर भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया। बच गए हमारे वाइगोत्स्की इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी ने ये तो गलत नहीं कर दिया भाई। 15 का जो गलत कर देंगे ना, मतलब फिर साइकोलॉजी खराब है फिर आपकी। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, 15 का आंसर जो है वो बी जाएगा, बिना किसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क इज नोन एज व्हाट? ओके, अब आपको पता है, पढ़ के आपको आसानी से समझ में आ रहा है, ये जीन पियाजे के जो भी टर्म्स उन्होंने दिए हैं, जिसमें वो स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा आपका जो एक ज्ञान आपके अंदर पहले से है, जो एक अवधारणा आपके अंदर बनी हुई है, वो स्कीमा कही जाती है। कह रहा है कि आपके अंदर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी आपके साथ आई है, आपके अंदर आई है। ठीक है, जो आपका एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क है, यानी कि जो स्कीमा है आपकी, एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसके अंदर आप नई जानकारी को ऐड कर रहे हो, इसे क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन कहा जाता है, अकोमोडेशन कहा जाता है, इक्विलिब्रेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी सहूलियत के लिए 2 ऑप्शन में हटा देती हूँ, अब आप चूज करके बताएंगे असिमिलेशन कहोगे इसको या फिर अकोमोडेशन कहोगे इसको। मैंने डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, व्हाट इज असिमिलेशन एंड व्हाट इज अकोमोडेशन। 16 का आंसर यहां पर करेंगे। 16 का आंसर जिसने ए दिया, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है, असिमिलेशन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्कीमा अगर ये कहे कि आपका जो स्कीमा है उसको मॉडिफिकेशन, अगर आ जाए मॉडिफिकेशन टर्म, ठीक है, कि जो जानकारी है उसको मॉडिफाई कर दिया है, तो फिर आप अकोमोडेशन चूज करेंगे। यहां पर ना तो मॉडिफिकेशन है ना ही स्कीमा चेंज की बात करी गई है। इनकॉर्पोरेट यानी कि मतलब कि नई जानकारी आ रही है आपके पास, आपका जो एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क है, जो स्कीमा है आपके अंदर पहले से किसी चीज के बारे में जो धारणाएं आपकी है, उसके अंदर आप नई जानकारी को आने दे रहे हो, वो आपका असिमिलेशन है। लेकिन जब आप मॉडिफाई कर देंगे अपने पहले वाले स्कीमा को नई जानकारी के साथ और नया स्कीमा बनाएंगे, नई जानकारी आपके पास आ जाएगी, तो वो आपका अकोमोडेशन हो जाएगा, मॉडिफिकेशन अगर आ जाए तो। ठीक है, चलो 50-50 मत करो, इसका कुछ भी डाउट वाला चीजें नहीं रहनी चाहिए है।
17 क्वेश्चन देखो, फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल द टीचर शुड, ओके, टीचर को क्या करना चाहिए बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बच्चे के भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए, संवेगात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए टीचर को क्या करना चाहिए है। इमोशंस है की बात कर रहा है, मतलब भावनाओं की बात कर रहा है। ट्राई टू अनसर्व द प्लेस ऑफ प्यूपिल्स पेरेंट, वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह, लव और अफेक्शन को के साथ डील करेंगे उनके साथ। टेकिंग ए लवेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द मिसचीफ ऑफ द पीपल, अपने शिष्य के शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाएंगे आप। या फिर शो फेवर्स टू फ्यू सिलेक्टेड, ना भाई ऐसे बायस्डनेस नहीं करनी है, ठीक है, शिक्षक बायस्ड नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो 4 का तो करेक्ट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें एक अच्छा आंसर निकालना है। माता पिता की जगह भी लेना ठीक नहीं है, शरारत के प्रति प्रेम का रवैया अपनाना भी ठीक नहीं है। आप अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करेंगे, यहाँ पर लव और अफेक्शन दिखाएंगे, ठीक है, लवेबल एटीट्यूड आप यहाँ पर रखेंगे। 17 का आंसर 2 जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे 18 क्वेश्चन। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड, ओके जी, उत्तर बाल्यावस्था की बात करी गई है। हम मेनली जनरली जो है वो 4 स्टेज को यहाँ पर पढ़ते हैं। एक हमारा है एक हमारा है सेंसरी मोटर, एक हमारा है अर्ली चाइल्डहुड, एक हमारा है लेटर चाइल्डहुड, देन आ जाता है अडोलसेंस। ओके, सेंसरी मोटर है आपका 0 से 2, 2 से 6 होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 11 होती है लेटर चाइल्डहुड, और 11 प्लस के बाद जो आपका होता है वो एडोलसेंस स्टेज होता है, ठीक है। चलिए आंसर क्या दिया आप सभी ने, 6 से 12 दिया है 18 का भी करेक्ट आंसर है। ओके, हाँ, लेटर चाइल्डहुड की बात, अरे वो लेटर ठीक है ना भाई, उसमें इतना क्यों घुस रहे हो, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड है वो। ओके, लेट चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड ठीक है, क्या दिक्कत है। ओके, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ एनडीआई मोटिवेशन फॉर्मूला, अच्छा ठीक है भाई, ये जो एनडीआई मोटिवेशन फॉर्मूला है, एनडीआई का मतलब क्या है, नीड ड्राइव इंसेंटिव, ठीक है, किसके द्वारा दिए गए हैं ये, मैकडूगल बात करते हैं, हिलगार्ड बात करते हैं, ब्लेयर और जॉन्स बात करते हैं, या फिर मैस्लो बात करते हैं। 19 का आंसर पिक करना है, और 19 का आंसर जिसने भी दिया है वो सही बात है, हिलगार्ड है, ठीक है। नीड क्या होती है, वो आवश्यकता होती है, ओके, आवश्यकता होती है। मोटिवेशन का सबसे एक मोटिवेशन स्टार्ट ही कहाँ से होता है, आपके नीड से स्टार्ट होता है। आपकी आवश्यकता सबसे मतलब प्री रिक्वेसाइट है भाई, सबसे पहले तो आपको एक आवश्यकता होगी, जब जिस चीज के लिए आपको कुछ चाहिए होगा ना जीवन में, तभी तो आपका कुछ मोटिवेट होंगे आप किसी चीज को पाने के लिए। अब आपके जीवन में अभी आपका फिलहाल में जो नीड है वो आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट है। अब ड्राइव क्या है, ड्राइव वो एक तरीके से आपके अंदर वो एनर्जी है, वो एक फोर्स है, इनर फोर्स है, जो आपको आपके जो सर्टिफिकेट है उसको पाने में आपको हेल्प करेगा। आपके अंदर वो एक एनर्जी क्रिएट करेगा कि चल तेरे को करना है, वो करना है तेरे को, ठीक है। वो जो एनर्जी है, वो जो ड्राइव है, वो नीड को, उसके नीड को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि आपको आपके गोल को अचीव करने में और भी ज्यादा हेल्प करता है। मान लो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, तो आप टाइम मोटिवेटेड फील करते रहते हो कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ और मैं अच्छे से इस चीज को कर सकता हूँ। सो दैट इज इंसेंटिव, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो, आप क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं तो आप मोटिवेटेड तो होंगे ना भाई, ठीक है। मोटिवेटेड होंगे तो आप और चीजें करने की कोशिश करोगे। तो नीड ड्राइव इंसेंटिव जो है ये आपको 3 एलिमेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा, जो कि हिलगार्ड के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस से पूछा गया है। ओके, विच वर्ड वाज यूज्ड बाय थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है, यहाँ पर ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत की बात करी है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, क्लस्टर ऑफ मेंटल एबिलिटीज होती है, क्लस्टर ऑफ मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज होती है, ठीक है। योग्यताओं का समूह होता है ये कहते हैं, ठीक है। बुद्धि के बारे में क्या है, योग्यताओं का समूह होता है। इनको उन्होंने क्या नाम से बुलाया है, पीएम में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से बुलाया है, यूनिवर्सल मेंटल एबिलिटीज के, या फिर न्यूट्रल, या फिर हायर। तो आप सभी को पता है 20 का आंसर ये जाएगा। ये पीएम में की बात करते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं। कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, तो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की ये बात करते हैं, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जल्दी जल्दी भाग भाग के। ओके, 20 का आंसर जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट करते हैं
हाँ, पीएम में होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और 7 मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी एरिया मे नॉट बी कंसिडर्ड एज को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्नर। ठीक है, एक आपका स्कोलास्टिक एस्पेक्ट होता है, एक आपका को स्कोलास्टिक होता है। स्कोलास्टिक वो होता है जिसमें आपका जो करिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए आप स्कूल में जा रहे हो भाई, वो होते हैं आपके। और को स्कोलास्टिक होता है मतलब जो मतलब एक्स्ट्रा चीजें, पढ़ाई से भी अलावा आपकी एक्स्ट्रा चीजें जो है, जो जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आपकी ड्राइंग वगैरह हो गई, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपका किस में आ जाता है, को स्कोलास्टिक में आ जाता है। तो कौन सा नहीं है उसमें, सोशल स्किल नहीं है, एटीट्यूड वैल्यूज है, क्रिएटिव स्किल या फिर करिकुलर सब्जेक्ट्स है। तो अभी मैंने आपको बताया ये आपका स्कोलास्टिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, आपके जो पाठ्यक्रम है, जो मतलब जो विषय है जिनको आप पढ़ रहे हो, वो आपका उसके अंदर आ जाता है, स्कोलास्टिक के अंदर। ठीक है, यस, वेल डन वान्या, बहुत बढ़िया है। चलिए 21 का आंसर डी देंगे। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम। चलिए बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और बार बार मैं इस चीज को आपके साथ डील भी कर रही हूँ, मुझे लग रहा है लट रट जाना चाहिए आपको इस वक्त। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। पहली साइकोलॉजी की जो लैब है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, और ये हमने कहाँ पढ़ा है, जब हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किया। तो जो सबसे पहला स्कूल है दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म, इनके जनक कहे जाते हैं विल्हेल्म वुंड। विल्हेल्म वुंड, इनके द्वारा ही यहाँ पर जो है पहली लेबोरेटरी जो है स्थापित करी गई थी। कहाँ पर स्थापित करी थी, जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में यहाँ पर स्थापित की गई थी। ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में। ओके, इंडिया के अंदर 1960 में NN सेन गुप्ता, नरेंद्र करके कुछ नाम है उनका, नरेंद्र नाथ करके है शायद, ये नरेंद्र तुम्हें शोरू, NN सेन गुप्ता है। ठीक है, और कहां पर है, गुप्ता, कोलकाता के अंदर। ओके, कोलकाता के अंदर इन्होंने सबसे पहले, इंडिया में अगर पूछा जाए तो, और अगर वैसे पूछा जाए तो फिर इनका नाम लगाएंगे, वुंड का नाम। ठीक है, विलियम वुंड नहीं होता, विल्हेल्म वुंड है। ओके, चलो हाँ, लिप्जिंग सिटी, यस 1879 में, यस बहुत बढ़िया, 1879 इज द राइट। ओके जी, ठीक है, स्पेलिंग आप इधर उधर कर रहे हो बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें स्पेलिंग देखी भी नहीं जाएगी, वो सब आपको लिख के देंगे, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, 23 देखेंगे। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग दैट देयर जेंडर विल नॉट चेंज इवन इफ दे अडॉप्ट द बिहेवियर ऑफ ड्रेस, हेयर स्टाइल्स ऑफ द अदर जेंडर, दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज व्हाट। ये कह रहा है कि बच्चे अगर मान लो भाई जैसे कोई बॉय है या फिर कोई गर्ल है, तो अगर मान लो कोई लड़की है, अब लड़की का जनरली क्या होते हैं भाई, बड़े बाल रखते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर कोई लड़की बिल्कुल बॉय कट बाल में है, बिल्कुल लड़कों की तरह ड्रेसअप होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जेंडर चेंज हो जाएगा, वो मेल बन जाएगी, वो रहेगी तो फीमेल ही। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो समझ है, वो बच्चों में डेवलप हो जाती है। ठीक है, और ये जो समझ का विकसित होना है, वो कौन सी समझ कही जाती है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको क्या कहा जाता है, कि चाहे हम कोई भी गेटअप अपना ले, लेकिन जो लड़की है वो लड़की रहेगी, जो लड़का है वो लड़का ही रहेगा। इसे जेंडर आइडेंटिटी कहेंगे, इसे स्टेबिलिटी कहेंगे, कंसिस्टेंसी कहेंगे, या फिर स्टीरियोटाइप्स कहेंगे। क्या हम इसको यहां पर कहेंगे, चलिए क्या हम इसको यहां पर कहेंगे, जल्दी बताइए भाई। 23 का आंसर आपने करना है, 24 पे पहुंच गए हो, 23 का आंसर करना है। 23 का आंसर कोई दे रहा है सी, जेंडर कंसिस्टेंसी आप इसको कहेंगे। ठीक है, अब वो चीजें कंसिस्टेंट हो चुकी है, चाहे कुछ भी हो, आप चाहे कुछ भी गेटअप धारण कर लो, जो मेल है मेल ही रहेगा, जो फीमेल है वो फीमेल ही रहेगा, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इसको जेंडर कंसिस्टेंसी कहा जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान धारण कर लेना, ये छोटे बच्चे में ही आ जाती है, मतलब जब उसको पता चल जाता है कि वो जो है बाई बर्थ जो है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, लड़का है या लड़की है, तो वो जेंडर आइडेंटिटी होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है जब आप किसी को देख करके आप ये कह सकते हो कि भाई हाँ ये लड़का है ये लड़की है, और थ्रू आउट द टाइम जो है ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ जो है ये जो चीज़ है वो कंसिस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा, वो आपका जेंडर स्टेबिलिटी कहलाता है। स्टीरियोटाइप्स होता है कि लाइक, क्योंकि जेंडर एक सोशल टर्म होती है, ठीक है, तो स्टीरियोटाइप्स का क्या मतलब है भाई, वो प्रचलन, वो बातें जो चली आ रही हैं, भाई लड़के हैं तो लड़कों का काम ये होता है, लड़की है तो लड़की का काम ये होता है, ये स्टीरियोटाइप्स है। ठीक है, कि लड़की है तो वो खाना ही बनाएगी, लड़के हैं तो वो बैठ करके खाना खाएंगे, ये कुछ स्टीरियोटाइप्स होता है। ठीक है, चलिए
24 देखो, असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी इज नोन एज विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। चलो ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, मैं पहले ही बता देती हूँ। ये क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि इसको पिक कर लेते हैं यही सही है, वो नहीं होगा। असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी इज नोन एज विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की जब भी बात करते हैं तो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट को चेक करने की बात किया गया है, पर्सनालिटी को, ठीक है, व्यक्तित्व का समग्र विकास को चेक करने की बात की गई है। तो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? आप उसको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करेंगे, आप उसका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर आपके दोनों चीजें आ जाते हैं, आपका स्कोलास्टिक एरिया भी आ जाता है और आपका को स्कोलास्टिक एरिया, दोनों चीजें आ जाती है, ठीक है, या फिर दोनों या फिर कोई भी नहीं। 24 का आंसर करेंगे। ओके, 24 का आंसर कर रहे हैं सी बी, डॉक्टर पूनम उपाध्याय। डॉक्टर पूनम उपाध्याय जी यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क कर रही हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस इसमें नहीं आएगा भाई, ठीक है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का हम जब भी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे की लर्निंग को चेक करना है, ठीक है, लर्निंग उसका सही तरीके से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, वो सब चीजें आपका कंटिन्यूअस में जाता है कि आप उसका सतत आकलन यहाँ पर करते हो। आंसर यहाँ पर आप कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ही मार्क करेंगे, इसके अंदर आपके दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी की यहाँ पर बात हो रही है, लर्निंग वगैरह की चीजें हम कंटिन्यूअस में बात करते हैं। सो इस केस में आपका आएगा ओनली कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको लगेगा 1 and 2 विच इज रॉन्ग, तो आंसर जाएगा 24 का बी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर डिफेंस मैकेनिज्म। ओके जी, रक्षात्मक युक्ति उसमें से कौन सी नहीं है? बहुत सारी रक्षात्मक युक्तियां हैं जो मैंने आपको करवा भी रखी है। आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कंपनसेशन नहीं है, रैशनलाइजेशन नहीं है, या फिर एसोसिएशन नहीं है। तो आप सभी को पता है भाई, आइडेंटिफिकेशन होता है, बिल्कुल होता है, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति भी होता है, ठीक है, और रियल रैशनलाइजेशन मतलब तर्क करना, अपने किसी भी फॉल्स लॉजिक को देकर के बात को सही ठहराने की कोशिश करना, रैशनलाइजेशन होता है। एसोसिएशन इसका हिस्सा नहीं होता है, बाकी सब चीजें होती है। तो 25 का क्या दिया है? यस, बहुत बढ़िया, राहुल कुमार बात करेंगे इसके बारे में। 26 देखो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। चलिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये पूछा गया सवाल भी है, पहले आ चुका है सवाल, क्योंकि मुझे ध्यान में आ रहा है कि मतलब आपकी दृष्टि से दूर तो आपके दिमाग से दूर, इसको आप क्या कहोगे? सेंसरी मोटर स्टेज से बिलोंग करता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में बिलोंग करता है, कंक्रीट में बिलोंग करता है, या फिर फॉर्मल में बिलोंग करता है? तो इसका एक ही आंसर है, आपकी नजरों से दूर, आपके दिमाग से दूर, जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है, ठीक है, जो एट द एंड ऑफ 2 ईयर बच्चे में आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आप सेंसरी मोटर स्टेज में मार्क करेंगे, आंसर जाएगा 26 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स ट्राई टू लर्न बाय इमर्जिंग न्यू रूल थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल इज नोन एज व्हाट। चलिए, एक ऐसे टाइप ऑफ लर्निंग जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नए नए रूल्स के साथ वो इमर्ज हो रहे हैं, मतलब नए नए रूल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो लर्निंग मटेरियल उनको दिया गया, मतलब नई नई चीजें खोज रहे हैं वो उसमें से, ये क्या कही जाती है? इसको रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। मीनिंगफुल लर्निंग ठीक है, रिसेप्शन नहीं, लेकिन डिस्कवरी लर्निंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप नई नई चीजों की खोज वहां पर कर रहे हैं। तो 27 का जो आंसर जाएगा वो डी जाएगा, ठीक है, यस, डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 28 क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे 28 क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज 4th लेवल ऑफ टेलर्स लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। चलो भाई, क्रिएटिविटी का टॉपिक आपसे पहले पूछा जाता था, सृजनात्मकता का एक टॉपिक आपसे पहले पूछा जाता था, अब वैसे भी पूछते हैं तो भी आप बना देते हो, बट हाँ इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको दिक्कत आए। टेलर के द्वारा यहाँ पर 5 जो है लेवल्स यहाँ पर दिए गए हैं, 5 लेवल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि चौथे नंबर का लेवल आपका कौन सा होता है। तो 28 का आपने आंसर मार्क करना, और मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो टेलर जो है 5 लेवल्स की बात करते हैं, जिसमें एक्सप्रेसिव है, प्रोडक्टिव है, इनोवेटिव है और आपका इन्वेंटिव है। जो आंसर जाएगा वो 3 जाएगा, दैट इज इनोवेटिव क्रिएटिविटी। और 5वां जो आपका बच जाता है वो आपका इमर्जनेटिव बच जाता है, ठीक है, इमर्जनेटिव आपका यहाँ पर बच जाता है। तो ये 5 क्रिएटिविटी के लेवल है, अभी आप ये काम की चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन,
पेडागोजी भले ही इन्होंने पिछली बार ना दी, लेकिन इस चीज को पूरा फॉलो किया था कि जो चीज आपके सिलेबस से हटा दी वो क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द नेम ऑफ अडोलेसेंस। ओके जी, ये आपको अब बताना है कि जो अडोलेसेंस है, जो किशोरावस्था है, उसके कौन सा अदर नेम नहीं है वो आपको बताना है। ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, भाई बाल्यावस्था और जो अडल्टहुड है, जो वयस्कावस्था है, उसके बीच का एक ट्रांजिशनल पीरियड है, बिल्कुल होता है, ये तो हम डेफिनेशन में पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसको प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। बच्चे के साथ डील करना बहुत जरूरी हो जाता है, बच्चा बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रॉम की अवस्था भी इसको कहा जाता है। स्टेनली हॉल इसके बारे में बात करते हैं, फादर ऑफ एडोलेसेंस भी स्टेनली हॉल कहे जाते हैं। इसको स्मार्ट एज नहीं कहते हैं, ठीक है। स्मार्ट एज जो कहते हैं वो चाइल्डहुड की स्टेज को कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। वैसे हम 90 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट जनरल सेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडजस्टमेंट, समायोजन की बात की जा रही है यहाँ पर। एडजस्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए है, समायोजन की यहाँ पर बात की जा रही है। हाँ, स्मार्ट एज उसका करेक्ट आंसर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? टॉलरेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, या फिर इरेगुलर लाइफ हैबिट है। तो एक अच्छा टर्म आपको निकालना है, टॉलरेंस इसका करेक्ट आंसर है। भाई अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हो तो मतलब आप एडजस्ट ही कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी है, इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो, और आपकी जो हैबिट है वो भी पूरा इरेगुलर है, नियमित नहीं है, तो ये भी सब सारी चीजें आपका नहीं है उसका हिस्सा। 30 का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी से बनाएंगे। 1.5 घंटे का हमारा टाइम रहेगा, इसके अंदर इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम इतना ही मिलेगा आपको। बाकी जो 60 मिनट है वो फिर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की रहती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। सभी को राम राम है, नमस्ते या गुड इवनिंग है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बस एक अच्छे माइंड के साथ आप क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। बाद में हम करेंगे बातें, प्लीज कोई भी डिस्टर्बेंस बीच में क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछ करके बाद में आपको 10 मिनट में दूंगी, उसमें आप कोई भी चर्चा मेरे साथ कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड करिएगा। सभी को विजिबल है सब कुछ? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग, फॉर एग्जांपल एडिशन हेल्प्स मल्टीप्लिकेशन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। यहां पर बात करा गया अधिगम के स्थानांतरण से क्वेश्चन किए गए हैं, और एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने इसके ऊपर आपको दिया था। ये जितने भी आपको अधिगम के स्थानांतरण दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दिखाई दे रहे हैं, सब अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर रखा है। क्वेश्चन में पूछा गया भाई आपका जो पास्ट लर्निंग है उसके साथ आप कनेक्ट करते हो अपनी प्रेजेंट लर्निंग को कर रहे हो। जैसे अगर आपने पहले एडिशन सीखा है, अगर आपने प्लस करना सीखा है, तो वो आपको हेल्प करता है किसमें? आपके मल्टीप्लीकेशन में। यानी कि आपका जो पूर्व नॉलेज है वो बाद में आपको हेल्प कर रहा है किसमें? मल्टीप्लीकेशन में। तो ये किस प्रकार का आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है? भाई हेल्प तो कर रहा है तो पॉजिटिव ही, ना तो नेगेटिव है ना जीरो है, बट पॉजिटिव में कौन सा है? वर्टिकल आप कहेंगे, सिक्वेंशियल आप कहेंगे, लेटरल कहेंगे, या फिर बाइलेटरल कहेंगे? क्या आप इसको यहाँ पर आंसर करेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट का सेकंड दे रहे हो, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा सीक्वेंशियल, यानी कि क्रम में सारी चीजें चल रही है। जैसे हम बोर्ड मास करते हैं ना, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, ऐसे करके मतलब क्रम में सारी चीजें हो रही है। सबसे पहले बच्चा काउंटिंग पढ़ेगा, उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं एडिशन करना सीखेगा, फिर वो सब्ट्रैक्शन करना सीखता है, एडिशन फिर उसको मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो सीक्वेंस में जो आपकी लर्निंग होती है वो आपका सीक्वेंशियल लर्निंग यहाँ पर कहा जाता है। जिसने भी, मैम आप इतना सीरियस क्यों रहते हो? कहाँ हूं मैं इतनी सीरियस? चलो देखो, वर्टिकल लर्निंग की अगर बात करूं तो वर्टिकल का मतलब क्या है? एक होता है हॉरिजेंटल, यानी कि इस स्पेस में, ओके। यानी कि अगर आपने 9th क्लास में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो सब्जेक्ट आपको 9th क्लास के ही दूसरे सब्जेक्ट में अगर हेल्प कर रहा है, दैट इज हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वर्टिकल का मतलब क्या है? आपने 9th में कुछ पढ़ा है, वो आपको 10th क्लास में, यानी कि एक ग्रेड ऊपर अगर आपको हेल्प कर रहा है, वो आपका वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। ओके, सिक्वेंशियल मैंने आपको बता दिया। लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है कि आपने एक टाइम पे जो कौशल सीखा है, जो लर्निंग सीखी है, वो उसी सेम सिचुएशन में कहीं और जगह आप उसको अप्लाई करते हो। जैसे आपने अगर कार चलानी सीख रखी है तो फिर आप इसका हेल्प किस में करेंगे? आप ट्रक अगर चलाना सीख रहे हो, भाई सेम ही है सारी चीजें, वहां पर भी आपको बस वो है छोटी होती है गाड़ी और ट्रक आपका बड़ा होता है, बाकी ड्राइविंग का प्रोसेस तो वही होता है।
तो जो कार में आपने सीख रखा है वो ही आप बाद में कहाँ जाकर के अप्लाई करते हो, सेम नंबर ऑफ सेम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है किसी भी प्रॉब्लम की, तो वहां पर आप उस चीज को एड ऑन करते हो। सो दैट इज लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बायलेटरल का क्या होता है, द्विपक्षीय आप इसको कहेंगे। जैसे अगर आप मतलब नॉर्मल में बात कर रही हूँ, वैसे अगर कोई लेफ्ट हैंड है तो भी इस चीज से बुरा नहीं मानेंगे। जैसे हम लोग लिखते किससे, राइट हैंड से लिखते हैं ना, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लूंगी, राइट हैंड से हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पर, और खाना भी किससे खाते हैं, जनरली हम आमतौर पर राइट हैंड से खाना खाते हैं। बट ऐसा नहीं है भाई, कोई लेफ्ट हैंड वाले भी होते हैं जो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर राइटिंग करते हैं। मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। अगर बाई चांस मान लो भाई आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप राइट हैंड से लिख नहीं पा रहे हो या फिर आप खा नहीं पा रहे हो राइट हैंड से, सो हम लेफ्ट हैंड से भी तो खा सकते हैं ना, स्पून पकड़ के। तो ये जो एक तरीके से जो पैरेलल ट्रांसफर हुआ है लर्निंग का फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, दैट इज बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो आ जाएगा वो सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन, द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू। ओके, स्कूल का जो एनवायरमेंट है वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि हर चीज में कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई कुछ थोपा किया है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, एनवायरमेंट बहुत कूल है आप लोगों के लिए, सब कुछ करने के लिए आपको अलाउ है, वहां पर सारी चीजें वहां पर हो रही है स्कूल के। अगर एनवायरमेंट की बात करें तो ये जो लर्निंग है वो किससे रिलेट करती है, ये आपका मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट से है, सोशल एस्पेक्ट है, फिजियोलॉजिकल है या फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। सेकंड का आंसर करेंगे, नमस्ते अभी सबको, सेकंड का आंसर करेंगे। सेकंड का आंसर सोशल एस्पेक्ट जिसने भी दिया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फर्स्ट में थोड़ा सा लग गया मुझे टाइम, ठीक है। चलिए सेकंड, और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आ रहा है भाई, ठीक है, या तो कल बताऊंगी या फिर परसों तक वो बता दूंगी। एक बहुत अच्छा सरप्राइज मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। ओके, तो वो मैं आपको बता दूंगी एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके। तो इसका आंसर जाएगा सोशल एस्पेक्ट, क्योंकि जब आप डेमोक्रेटिक कर रहे हो तो आप सारी चीजें भाई सोशल हो रही है ना, सारी चीजें। अगर क्लासरूम में एनवायरमेंट डेमोक्रेटिक है तो सारे बच्चे एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर भी उनके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो सोशल हो रहा है सारी चीजें। तो सेकंड का आंसर क्या जाएगा, सेकंड का आंसर जाएगा 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जल्दी से। भाई मैं सीरियस इतना तो नहीं रहती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सा एक एप्रोप्रिएट यानी कि बढ़िया एक स्ट्रेटेजी नहीं है जब भी हम बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग को, उनका समस्या समाधान अगर उनका हो रहा है उसको इंप्रूव करने की बात करें, तो कौन सा एक स्ट्रेटेजी आप नहीं चुनेंगे इसमें से, वो आपको बताना है। फंक्शनल फिक्सनेस ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता, या फिर गिविंग एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, भाई उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे आप। या फिर इन्वॉल्व पेरेंट्स इन टीचर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेरेंट्स का भी आप इसमें इन्वॉल्वमेंट कर देंगे। मॉनिटर स्टूडेंट इफेक्टिव और इनइफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। चलिए आप मॉनिटर करेंगे बच्चे की कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और कौन सी, मतलब कौन से काम कर रही है और कौन से काम नहीं कर रही है, ये भी बहुत मैटर करता है। थर्ड का आंसर करेंगे, थर्ड का आंसर दिया किसी ने ए। चलिए मैम आज मेरी फर्स्ट टाइम लाइव है, भाई जो भी फर्स्ट टाइम है सभी का वेलकम है। आंसर जाएगा फर्स्ट, क्योंकि सेकंड, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी करना काफी जरूरी हो जाता है कुछ कुछ चीजों में। जब आपसे टीचर से अगर बात नहीं बननी है तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करना भी जरूरी हो जाता है। बाकी सेकंड एंड 4 तो मस्त है, बिल्कुल करेक्ट है अपने आप में। लेकिन बच्चे किस तरीके से कार्य करते हैं आप उसको एकदम से फिक्स नहीं कर सकते हो भाई। उनकी अपनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, वो हो सकता है कई अलग प्रकार से सोच पाए, आप उनको ये करके नहीं दे सकते हो भाई आप ये कर लो बस। वो आउट ऑफ द बॉक्स फिर थिंक नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी फिक्स करके नहीं उनको दे सकते हो। यानी कि फिर तो आपने उनको बाउंड कर दिया, उनकी एक बाउंड्री बना दी, उससे बाहर फिर वो जाएगा ही नहीं। सो सेकंड, थर्ड का आंसर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके चलिए मैम आप वापस आ गए। हाँ भाई मैं वापस आ गई, चलो आना पड़ा, कुछ रीजन था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, रोहन इज रीडिंग ए लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक। अरे तुम लोग क्या ध्यान दे रहे हो, पढ़ लो पहले। ये जो बातें हैं ना ये हम बाद में कर लेंगे, जो सवाल आपको बाद में करना है किसी भी चीज से रिलेटेड वो बाद में सबका रिप्लाई कर दूंगी। अभी पढ़ लो, है ना, थोड़ा सा होता है इससे प्रॉब्लम होती है। रोहन इज रीडिंग ए लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक बुक बिकॉज ही कैन नॉट वेट टू से व्हाट हैपेंस टू बाहुबली एंड हिज फैमिली। ये किसका एग्जाम्पल है, बाहुबली एक फिल्म भी आई थी जिसमें एक क्वेश्चन मार्क लग गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब हर कोई जानने के लिए एक्साइटेड था भाई क्यों मारा उसने, ठीक है। अब उसके लिए उनको दूसरी मूवी सेकंड पार्टी देखना पड़ा कि उसने उसको क्यों मारा था। बट यहाँ पर एक कॉमिक
कॉमिक है, जो बच्चा पढ़ रहा है, कॉमिक आप सभी को पता होगा क्या होता है, वो उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा है कि आखिर उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, कौन सी मोटिवेशन है ये, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, कोई भी नहीं है, या फिर दोनों मोटिवेशन है। फोर्थ का आंसर करेंगे यहाँ पर। चलिए फोर्थ का आंसर क्या मार्क कर रहे हो, बोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है। अच्छा, और किसी ने इसका 4 का 1 दिया है, ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ओनली इंट्रिंसिक। भाई बाहरी तौर पर उस बच्चे को कहा नहीं गया है कि चल खड़ा हो उसको पढ़, उसके उसके दिमाग में है पहले से, वो वेट नहीं कर पा रहा है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो चीज किसी बच्चे से भाई हो जाए भाई उसको करने, जैसे अगर हम छोटे बच्चे कहें कि आपको ये चीज टच नहीं करनी है, फिर तो उसको एक अलग से कीड़ा जाग जाता है, वो उसको टच करके ही मानेगा, ठीक है, वो उसको करेगा ही करेगा। तो उसको कहा गया है कि मत कर, लेकिन वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके इंटरनल फीलिंग है वो कि अब तो मुझे इसको देखना ही है, इसमें है क्या चीज, ऐसा क्यों मेरे को मना किया जा रहा है। तो ऐसे सेम चीज है, उसको अंदर से ही जगा हुआ है कि भाई क्या हुआ उस फैमिली के साथ, मुझे तो जानना है, हर हाल में जानना है। तो वो इंटरनल मोटिवेशन है उसका, एक्सटर्नल उसको किसी ने भी नहीं बोला है। सो फोर्थ का क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा, इंट्रिंसिक ओनली। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is a good assessment strategy to avoid cultural bias? चलिए कौन सी एक अच्छी असेसमेंट, आंकलन की कौन सी एक बढ़िया रणनीति आप यहां पर चूज करेंगे। चलिए आप सिंपली आप इसको इतना भी पढ़ सकते हो, असेस स्टूडेंट्स यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मेथड्स। आप बच्चे को, अच्छा ये शायद एक क्वेश्चन मैंने कल टेलीग्राम पर भी डाला था, तो वैसे काफी बच्चों ने ठीक दिया, काफी कैंडिडेट ने सही आंसर दिया है, बट किसी ने मतलब काफी लोगों ने गलत भी दिया है। हालांकि मैं डेली क्विज डालूंगी, आज का भी डाल दूंगी जस्ट आफ्टर दिस लाइव, और वो डेली क्विज में आपको मैथ से भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश से भी मिल जाएगा, हिंदी से भी, और ऐसे डेली क्विज करेंगे। सो आप टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लो, टीचिंग गर्ल्स नाम से है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने कल डाला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड असेसमेंट स्ट्रेटेजी। आप बच्चे को वैरायटी ऑफ मेथड से असेस करना चाहेंगे, मल्टीपल तरीके से आप उसको असेस करना चाहेंगे, वो सही रहेगा, या फिर यूज अ सिंगल गुड स्टैंडर्ड टेस्ट। आप केवल एकमात्र एक तरीके से बच्चे को असेस नहीं कर सकते हो। अज्यूम दैट इथनिक डिफरेंसेस आर ड्यू टू हेरिडिटी। भाई ये कह रहा है कि सिर्फ अनुवांशिकता के कारण मानना, भी जितने भी डिफरेंसेस उसके अंदर आ रहे हैं, मानव जाति जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हेरिडिटी की वजह से है, ऐसा भी नहीं है, एनवायरमेंट फैक्टर भी एक रोल प्ले करता है। सो आप इसको भी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अवॉइड यूजिंग पोर्टफोलियो फॉर, अवॉइड नहीं करेंगे, बिकॉज पोर्टफोलियो एक अच्छी चीज हो सकती है, पोर्टफोलियो एक कलरफुल फाइल होती है किसी भी बच्चे से रिगार्डिंग। और होती क्या पोर्टफोलियो, भाई कितना उसने ड्यूरिंग द साल जो चीज उसने परफॉर्म करी क्लासरूम में, उसका एक बायोडाटा टाइप होता है, कलरफुल फाइल होती है उस बच्चे की। उससे पता चल जाता है कि चौथी क्लास में इस बच्चे ने ये किया, ये इसने प्रोजेक्ट बनाया, इतना बढ़िया इसका स्कोर रहा है, इतना वो बढ़िया तरीके से चला है। तो 5वीं क्लास में जो टीचर उसको पढ़ाएगा वो पोर्टफोलियो से उसको हेल्प मिल जाती है कि अच्छा इस बच्चे के साथ मुझे इस तरीके से चलने की जरूरत है। तो पोर्टफोलियो को अवॉइड नहीं कर सकते, वो एक अच्छा तरीका हो सकता है असेसमेंट का। ठीक है, सो आंसर जाएगा 5th का 1। ओके चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन कोलबर्ग थ्योरी एट विच लेवल, भाई जो ट्रायो है ना, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। कोलबर्ग की थ्योरी में एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। 3 लेवल्स इन्होंने दिए हैं। जो पहला लेवल है प्री लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पहले लेवल में ये कह रहा है भाई कब उसके अंदर मोरालिटी इंटरनलाइज्ड हो जाती है, कब उसके अंदर आ जाती है मोरालिटी, बाहर से भी किसी को थोपने की जरूरत नहीं है। तो प्री कन्वेंशनल में तो कोई भी मोरालिटी होती ही नहीं है, बच्चे के अंदर कोई मोरालिटी नहीं होती। कन्वेंशनल के लिए जो मोरालिटी है वो आउटसाइड तरीके से इंपोज होती है। अगर बच्चे से ये कह दिया ये चीजें गलत है तो उसके लिए वो चीजें गलत ही है, फिर चाहे वो मानवता की भलाई में हो चाहे ना हो। अगर रेड लाइट क्रॉस करना गुनाह है तो मतलब उस बच्चे के लिए गुनाह है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कन्वेंशनल लेवल में क्या है कि मोरालिटी आउटसाइड से इंपोज करी जाती है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या है, जो मोरालिटी है वो इनसाइड तरीके से आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा सोच सकता है क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, रूल को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये अच्छे तरीके से उसको पता चल जाता है। सो आंसर जाएगा इसका कौन सा, 6 का 3 दिया है किसी ने 3। 6 का 2 मान से त्यागे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं भाई, सोचो जरा एक बार। ये अगर ये इतने छोटे छोटे चीजों पे अगर आपको डाउट हो रही है ना,
सॉरी मैंने सोचा नोट पूछा। 7th क्वेश्चन, अ चाइल्ड्स डाइट अफेक्ट हाउ टोल द चाइल्ड ग्रोज एंड इवन हाउ इफेक्टिवली द चाइल्ड कैन थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इन दिस एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट इज प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय, बच्चे की जो डाइट है, वो जो उसका पोषक है, जो वो खाना खा रहा है, वो बताता है कि बच्चा कितना ग्रो करेगा और कितना इफेक्टिवली वो सोच पाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। ये जो एग्जाम्पल है डेवलपमेंट का, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, वो आपको बताना है। 7th का आंसर आप लोग यहां पर मार्क करेंगे। चलिए लास्ट वाले लेवल में हम पोस्ट कन्वेंशन है त्रिशु बजाज। लास्ट वाला जो होता है पोस्ट कन्वेंशन है, और ये भी ध्यान में रखना है सभी लेवल के अंदर आपको दो दो स्टेज देखने को मिलती है। लेवल पूछा जाए तो 3 आएगा, और अगर स्टेज पूछी जाए तो कितनी आएगी आपकी, स्टेज पूछी जाए तो आपकी 6 स्टेज आएगी। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ओके, यहां पर बात हो रही है भाई आपके फूड की, ठीक है, तो वो हेरिडिटी का हिस्सा नहीं होता। हेरिडिटी वो ट्रेड्स होते हैं, वो गुण होते हैं जो आपको अनुवांशिक तौर पर अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से मिले हैं। डाइट की बात हो रही है, वो आपके एनवायरमेंट का हिस्सा है। सो आंसर सिंपली बन जाएगा एनवायरमेंट। ओके, दिया है किसी ने 7वें का भी, सबने दिया है, बहुत बढ़िया। जिसने भी इसके अलावा दिए हैं, थिंक अबाउट इट, सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो 8th क्वेश्चन देखेंगे। Which is teaching strategy is most likely to foster the development of critical thinking skill? भाई कौन सा इन 4 ऑप्शन में से आप ऐसे कौन सा स्टेटमेंट चूज करेंगे जिससे बच्चा क्रिटिकली थिंक कर पा रहा है, आलोचनात्मक चिंतन बच्चा यहाँ पर कर पा रहा है। आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, ठीक है। बाल की खाल निकालना आप समझ सकते हो कि अच्छा ये हो रहा तो क्यों हो रहा है, उसके मल्टीपल क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में अगर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ये बता दिया कि भाई ये होता तो वो उसको लेकर के बैठ गया, नहीं, क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में बहुत ज्यादा होती है जो भी क्रिटिकल थिंकिंग करती है, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग किस प्रकार के ऑप्शन से आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। गिविंग ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, आपने एक टेस्ट दे दिया बच्चे को जो कि मल्टीपल चॉइस वाले ABCD, क्या इससे बच्चा क्रिटिकल थिंक कर पाएगा। असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट टू क्रिएट टाइम लाइन फॉर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स, भाई हिस्टोरिकल डेट्स मतलब किस सन में ये हुआ, किस ईयर में ये हुआ, इस प्रकार की डेट से क्या बच्चे को असेस कर सकते हो। या फिर गिविंग वर्कशीट टू स्टूडेंट दैट रिक्वायर देम टू रिकॉल नहीं करेंगे, ओके, रिकॉल नहीं करेंगे, तो आंसर बच जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद स्टेटमेंट सच एज लाल बहादुर शास्त्री वाज अवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू डिफेंड। और अगर मैं बच्चे से ये कहूँ लाल बहादुर शास्त्री जो है वो बहुत ही महानतम प्रधानमंत्री थे, आप इसका समर्थन या फिर खंडन करिए, तो अगर वो समर्थन करेगा तो उनके फेवर में अगर कुछ बोलेगा तो भी बहुत चीजें सोचेगा अपने दिमाग में, खंडन भी करेगा तो भी उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए उसका खंडन करने के लिए, ऐसे ही नहीं खंडन हो जाएगा। सो 8वें का आंसर क्या जाएगा, 4 जाएगा। दिया किसी ने 8वें का आंसर 4, किसी ने नहीं दिया, या फिर मुझे आंसर नहीं रिसीव हो रहे। चलिए 8वें का आंसर 4 दिया है, यस, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एरिक्सन से आ गया है, एरिक्सन के टेबल को रट लेना भाई, जो भी 8 स्टेजेस है कम से कम 5 तो आपको रटी हुई होनी चाहिए है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी टीनेजर एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, चलिए सोसाइटी टीनेजर की बात हो रही है, कौन सा यहाँ पर वो एक्सपीरियंस करते हैं, और टीनेज मतलब एडोलेसेंस स्टेज की बात आ जाती है, और वो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं, अचीवमेंट की बात करते हैं, तो सभी को पता है इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हमने करना नहीं है। वो बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की, ओके, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की बात करते हैं। या तो बच्चे को पता चल जाएगा कि मैं क्यों हूं, मुझे क्या करना है, नहीं कर पाया तो उसके अंदर फिर एक रोल कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको ही लेगा भाई मैं हूं ही क्यों, मेरा मकसद क्या है, ओके। या तो पहचान बना पाएगा, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन में रहेगा। सो 9th का आंसर जाएगा 1। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर ए टीचर when she is working with adolescent student, ओके, किशोरावस्था के जो स्टूडेंट्स है, पीजीटी और टीजीटी से इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, पीआरटी वालों से जो चाइल्डहुड वाले स्टेज होते हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी कौन सी देगी एक शिक्षक के लिए जब वो इन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, एडोलेसेंट स्टेज के बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, 12+ जो उम्र वाले बच्चे उनके साथ डील कर रहे हैं। आस्क अ स्टूडेंट टू मेक कंपैरिजन, आप उनसे तुलना करने के लिए कहेंगे, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। पर्पस द प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट टू फॉर्म हाइपोथेसिस, एक समस्या उनके सामने प्रेजेंट कर देंगे और उनसे कहेंगे भाई अब आप इनके बारे में जितना सोच पा रहे हो, जितना आप हाइपोथेसिस बना पा रहे हो, जितनी आप परिकल्पना बना पा रहे हो, बनाने की कोशिश करो।
या फिर बालकों को क्रमवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना, चिल्ड्रन को एक्सपीरियंस इन द ऑर्डरली ऑपरेशन, या फिर कंस्ट्रक्ट एंड इंक्लाइन प्लेन और हिल। तो इसका एक ही आंसर है 10th का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि आप उनके सामने एक प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे। अब बच्चे के माइंड पर डिपेंड करता है, उसके थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोच कर पाता है और वो क्या क्या चीजें उसके बारे में बना पाता है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। Children considered a low vision who have a visual acuity between. ओके, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी जो दृष्टि है वही कितनी कम होती है, किन बच्चों को कहा जाता है कि वो बच्चे जो है लो विजन वाले हैं, ये बताना है आपको। चलिए 11 का आंसर करेंगे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। WHO की अगर बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि 20/70 से लेकर के 20/200 जो है आप इसको लो विजन कैटेगरी के अंदर रखेंगे। सो 11 का आंसर जाएगा 1। क्लियर बात है? आता था किसी को ये? ओके, वीडियो को प्लीज सभी लोग लाइक कर देंगे। डी नहीं आएगा भाई, डी नहीं आएगा, 1 ऑप्शन को चूज करेंगे 11 का। ओके, हाँ 11 का 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे 12 क्वेश्चन। Learner centered instructional strategy in which students are encouraged to construct their understanding with the assistance of teachers through question and direction. कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी आप इसमें से चूज करेंगे जिसमें बच्चे को एनकरेज करा जा रहा है कि वो अपने जो मतलब जो उनको समझाया जा रहा है ना उसका मीनिंग वो निकाल पाए, उसको समझ पाए, बट किसकी हेल्प से? टीचर की डायरेक्शन और गाइडेंस की हेल्प से। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये डिस्कवरी लर्निंग है, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है? बहुत ही आसान सा सवाल है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं सोचना, जो क्वेश्चन में दिया गया है बस उतना ही दिमाग में रखो और आंसर को जो है फटाफट से टिक कर दो। ठीक है, सब कुछ इन्होंने इसमें, मैम थोड़ा बड़ा कीजिए भाई, इसको जूम और करना है क्या? मुझे देखना जरा एक बारी, देख के बताओ मुझे। 12 का 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, गाइडेड डिस्कवरी, देखो डिस्कवरी लर्निंग तो हो ही रही है, बच्चा खोज रहा है चीजों के बारे में, बच्चा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहा है, बट किसकी हेल्प से? टीचर की हेल्प से, उनके मार्गदर्शक दर्शन से हो रहा है। सो गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, अभी ठीक है 12 का, अभी तो ठीक है ना, या फिर मुझे थोड़ा और इसको करना है? बता दो जल्दी से। 13 क्वेश्चन करेंगे। चाइल्ड सिम्टम्स, थोड़ा आगे कर देती हूँ मैं वरना आपको दिखेगा नहीं। चलिए, चाइल्ड सिम्टम्स व्हेन ही शी कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन ए टास्क, एक्ट इम्पल्सिवली, ignoring social rules, lashing out with hostility when frustrated is indication of। ये भाई एक प्रकार से डिसऑर्डर की ही बात करी गई है, हमने डिस्कस कर रखा है इस चीज को अच्छे से कि भाई वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे के ये लक्षण दिखाई देते हैं। वो फोकस नहीं रह पाता, बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रह पाता है, बिल्कुल भी एक चीज पर नहीं रह पाता है। ठीक है, या फिर वो बहुत ही आवेगपूर्ण कार्य करता है, सोशली बिल्कुल ही इग्नोर करता है, लोगों से बिल्कुल उसको घुलना मिलना पसंद नहीं है, और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ भाई लोगों पे मतलब लैश आउट करना, मतलब गुस्सा टाइप निकालना। ठीक है, ये किस प्रकार का इंडिकेशन है? ये ADHD का है, स्लो लर्नर का है, मेंटल रिटार्डेशन है, या फिर एमनेसिया है? 13 का आंसर जिसने ए दिया है आरती गोगलिया, बहुत बड़ा ए दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ADHD की ये सारी निशानियां, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव तो होते हैं बट टिक के नहीं बैठ सकते और एक चीज पर अच्छे से फोकस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट करेंगे 14। डैश इज टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज वाइगोत्स्की इज टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ओके, देखो हम हमेशा पढ़ते हैं वाइगोत्स्की के बारे में, भाई आपसे क्या पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, भी वाइगोत्स्की क्या क्या बात करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? वाइगोत्स्की की तरह ही आप कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो इसमें से आप चूज करेंगे? चलिए, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है ये जिस प्रकार वाइगोत्स्की का सिद्धांत संबंधित है। तो स्कीनर है, या फिर सिगलर है, या फिर पियाजे है, या फिर बेंड्यूरा है। अब आपको ये पता होना चाहिए वाइगोत्स्की किस पे बात करते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी है, यानी कि सामाजिक लर्निंग जो है अधिगम सिद्धांत है। इंटरैक्शन की बात करते हैं, इंटरैक्शन मतलब अंतःक्रिया की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो इस चीज से कहीं ना कहीं इंटरैक्शन से मेल खाएगा? सो दैट इज बेंड्यूरा, क्योंकि बेंड्यूरा भी क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करता है ना, मॉडलिंग की बात करता है, इमिटेशन की बात करता है, ऑब्जर्वेशन की बात करता है, और ये सारी चीजें तभी तो होगी जब इंटरैक्शन होगा। सो 14 का आंसर क्या जाएगा? बंड्यूरा। यस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर से सवाल आ गया है, इकोलॉजिकल थ्योरी है। स्टूडेंट, फैमिली, पीयर, स्कूल, ये सभी
इन्फ्लुएंस हिज अ डेवलपमेंट एंड दे बिलोंग टू द, ओके भाई स्टूडेंट आ जाएगा, उसकी फैमिली, उसका स्कूल, उसका पीयर किस प्रकार के सिस्टम में आ जाएंगे। तो 5 सिस्टम की बात करते हैं। किसी भी बच्चे का जो सराउंडिंग है वो 5 प्रकार के ऐसे जाल टाइप एक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये अगर बच्चा है, ये अगर चाइल्ड है, तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है, माइक्रो आता है, देन आपका मीजो आता है, उसके बाद आता है एक्सो, देन आता है मैक्रो, देन आता है आपका क्रोनो, ओके। और सबसे पहला ही ये आपका है दैट इज माइक्रो, क्योंकि इसके अंदर बच्चे से रिलेटेड सारे लोग इसी के अंदर आते हैं। रिलेशन की बात करें तो मीजो के अंदर आते हैं, ओके। ज्यादा हम डीप में जाएंगे नहीं वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्सप्लेन करवाना हो तो बता देना, 1 सेकेंड लगा करके कर सकती हूँ एक्सप्लेन। माइक्रो इसका करेक्ट आंसर है, यस 15 का भी। नेक्स्ट करेंगे 16 क्वेश्चन, वाइगोत्स्की से पूछा गया सवाल है। अ रेंज ऑफ टास्क, ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आपको जो शब्द अच्छे लगते हैं वही आपको इसमें चूज करने हैं, बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ रीड करा करो अच्छे से। अ रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू अलोन, खुद से नहीं कर सकता है वो, बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स इज कॉल्ड। वो कार्य जो बच्चा खुद से नहीं कर सकता है बट उसके लिमिट में है, उसके पोटेंशियल में है, लेकिन किसकी हेल्प से, या तो टीचर की हेल्प से, एमकेओ जो भी है, ठीक है। एमकेओ कोई भी हो सकता है भाई, मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, उसके पीयर हो सकते हैं, उसके फ्रेंड हो सकते हैं भाई, स्कूल में टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनकी हेल्प से वो कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो रेंज है उसको क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग। ये तो हटाई दो भाई, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग तो उस सहायता को कहा जाता है। बच गया हमारा जेडपीडी, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। देखो फिर से स्कैफोल्डिंग दे रहे हो इसको, फिर से इसको स्कैफोल्डिंग दे रहे हो। असम टीजीटी दिया, पेडागोजी अच्छा हुआ है भाई। असम टीजीटी वाले बहुत कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों ने नोट्स भी लिए, इवन पता है इसके, असम टीजीटी वालों ने, असम वालों ने। मुझे ना सच में बताऊं, मुझे उनका सिलेबस भी नहीं पता, बट उन्होंने कहा कि हमारे काम का है, तो मैंने दे दिया उनको नोट्स। चलो बहुत अच्छी बात है भी, अगर आपका अच्छा हुआ है तो ठीक है। मुस्तफ़ा जमान थैंक यू सो मच, वसीम को भी थैंक यू सो मच। चलिए शेयर कर दो इसी बात पे वीडियो को, ठीक है। ये प्लेलिस्ट सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एचटेट के लिए नहीं ज़रूरी है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ मेरी जो प्लेलिस्ट है वो हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। चलो भाई, जिसने भी डी दिया और जिसने A1 दिया है ना, मतलब आपने क्वेश्चन को बिल्कुल भी रीड नहीं किया है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, वो मदद होती है, वो हेल्प होती है जो एमक्यू के द्वारा दी जाती है ताकि बच्चा अपना वो काम कर सके। यहाँ पर पूछा गया रेंज ऑफ टास्क, वो टास्क का रेंज भाई, पहले होता है एलईडी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जो बच्चा कर सकता है, इनके बीच में गैप होता है जो बच्चा नहीं कर सकता है, ये एलपीडी होता है जहां तक वो पहुंच सकता है, लेकिन किसकी हेल्प से, एमक्यू की हेल्प से। और ये जो पूरा पर्टिकुलर जो दायरा है इसको जेडपीडी कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग इसमें क्यों इतना कंफ्यूज आ रहे हो। 16 का आंसर डी जाएगा, ओके। हाँ, अगर हेल्प की बात होती फिर आप कहते कि वो स्कैफोल्डिंग है। इसने तो मुझसे रेंज ऑफ टास्क पूछा है ना, फिर रेंज ऑफ टास्क इसने मुझसे पूछा है। Oh, you are asking for zone of proximal development. Yes, I am asking for zone of proximal development because what he is asking is range of task, not about the help. Okay, रतन लाल। चलो 17 क्वेश्चन करेंगे, डी जाएगा उसका आंसर, ए करके मत आना, नंबर कट जाएगा। 17 देखो, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, चौथी स्टेज है पियाजे की, पहली दूसरी तीसरी और चौथी किसकी भाई, एडोलेसेंस स्टेज की आती है। ओके, 12+ ईयर्स वाली होती है ये। तो कह रहा है जो लास्ट वाली स्टेज है जिसमें बच्चा हाइपोथेटिकली थिंक कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोच सकता है, उसके अंदर कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए मैंने कहा था पेपर अच्छा दिया गया है। और अभी तो ये तो आप लोगों ने मेरे से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो इसमें फिर भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी हिंदी को आने दो, इंग्लिश को आने दो, फिर मैथ्स को आने दो, ठीक है। रीजनिंग बढ़िया है। चलिए साथ में काम कर रहे हैं, आपने टाइम ही ऐसा रखा टेस्ट के लिए, कोई बात नहीं, आप सब कर सकते हो। ओके देखो, हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल होती है, आइडियलिस्टिक, स्पेशल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कौन सी नहीं होती है ये आपको बताना है।
ओके 17 का सी दे रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्पेशल रीजनिंग बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब स्पेशल रीजनिंग का मतलब क्या होता है भाई, आप स्थानिक तर्कना, यानी कि भाई जगह को देख करके अगर आप कोई अनुमान लगा सकते हो, तो इसके लिए आपको इस यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, वो आप कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आराम से कर सकते हो। सो आंसर जाएगा 17 का, नहीं बी नहीं जाएगा भाई, बी तो क्यों ही दे रहे हो, आइडियलिस्टिक थिंकिंग तो बढ़िया आंसर है, ठीक है, सी जाएगा इसका, ठीक है। 18 का भी आंसर दे रहे हैं बिना क्वेश्चन को रीड किए, क्योंकि क्वेश्चन तो कटा पड़ा है ना। ओके, पारुल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है आप इसको कर सकते हो। पारुल इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट दैट शी इज एवरेज टू अबोव एवरेज इंटेलिजेंट। ओके भाई, एवरेज टू अबोव एवरेज इंटेलिजेंट की वो बच्ची है। हाउएवर हर ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंस एंड साइंस आर वेरी लो। ओके कह रहा है भाई रीडिंग में लो है, ठीक है, स्पेलिंग में लो है, तो इसी से आपका आंसर आ जाना चाहिए है। जबकि उसका मैथ ग्रेड आर क्वाइट हाई, मैथमेटिकल स्किल अच्छी है, राइटिंग स्किल एडिकेट है, मतलब ठीक ठीक है। लो जो है आपकी वो रीडिंग है, तो रीडिंग वाला डिसऑर्डर देखो ना भाई। तो 18 का आंसर क्या दिया, डिसलेक्सिया दिया है किसी ने, 18 का आंसर 3 दिया है। हाँ आंसर आएगा। यू आस्क अबाउट द नेम ऑफ रेंज, अरे वो क्वेश्चन में लिखा गया, मैं कौन होती हूँ पूछने वाली, क्वेश्चन दे रहा है वो। 19 देखो, Which of the following question is most likely to get students to reflect on their purpose? Okay, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा, स्टूडेंट की बात हो रही है, ओके स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करेगा भाई उनका उद्देश्य क्या है, बच्चों का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, ये यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर उनको रिफ्लेक्ट करवाएगा कि उनका पर्पस क्या है, कौन सा क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या जरूरी है, इससे बच्चा अपने पर्पस के बारे में अच्छे से बता पाएगा, सोच पाएगा। हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे संगठित करते हैं। व्हाट कैन यू डू टू गेट गुड ग्रेड्स, आप क्या करेंगे अच्छे नंबर लाने के लिए। हाउ कैन यू सेट बेटर शॉर्ट टर्म्स गोल्स, ओके बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य आप किस प्रकार बना सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आप चूज करेंगे जिससे ये पता लगेगा वो अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही रहेगा, भाई रिफ्लेक्ट कर पाएगा उसका पर्पस क्या है। बात हो रही है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट को चाहिए क्या, एग्जाम में अच्छे नंबर, तो एग्जाम में अगर अच्छे नंबर उनको चाहिए तो फिर अगर आप ऑप्शन 3 तक जाओगे, 3 बिल्कुल करेक्ट है। हाउ कैन, अगर हम उससे पूछेंगे भी बताओ आप क्या करोगे अच्छे ग्रेड्स के लिए, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा कि अच्छा मेरे को इस तरीके से लाना, क्योंकि उसका पर्पस वही है, ठीक है। सो 19 का आंसर 3 देंगे। हाँ सबने दिया, वैसे मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं करा था, आरती गुलिया इतना गोग लिया, सॉरी ए नहीं आएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करेंगे 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा प्रोग्राम आपका सुटेबल नहीं है। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से बच्चे होते हैं भाई, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, इनके लिए आपको कुछ भी अलग से चीजें, हाँ थोड़ा एडवांस में उनको चीजें करने के लिए उनको जरूरत होती है, तो कौन सा उनके लिए सही नहीं है। स्पेशल क्लासेस सही नहीं है, रिमीडियल टीचिंग सही नहीं है, एक्सेलरेशन सही नहीं है, या फिर इनके जो रेगुलर क्लासरूम का सेटिंग है उसमें आप थोड़ा और एनहांसमेंट करेंगे, ये आपका सही नहीं है। 20 का आंसर यहाँ पर आपने लगाना है। चलो ये क्वेश्चन ना मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। मैं ये 13वां मॉक टेस्ट करा रही हूँ, ये क्वेश्चन कम से कम 4थी से 5वीं बार आ रहा है, ठीक है, कम से कम। हो सकता है आपके ऑप्शंस एज इट इज ना दिए हो, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन टर्म है ना, ये इतनी बार आया है, आप इसको आंसर कैसे मार्क कर सकते हो, कैसे मार्क कर सकते हो आप इसको आंसर। रिमीडियल करने की इनको जरूरत ही नहीं है भाई, वो पहले से गिफ्टेड बच्चे हैं, आप उनको थोड़ा सा हिंट देंगे वो बहुत आगे चले जाएंगे, ऐसा ऐसा उछाल मारेंगे बहुत आगे जाकर के बैठेंगे जाकर के। तो इनको रिमीडियल टीचिंग करने की जरूरत नहीं है, रिमीडियल टीचिंग उनको करवाई जाती है जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, जिनको लर्निंग गैप्स होते हैं, जिनको चीजें समझ नहीं आ रही होती है। ये तो पहले से गिफ्टेड है, इनको क्यों जरूरत है रिमीडियल की। एक्सेलरेशन बहुत अच्छा टर्म रहेगा, एक्सेलरेशन इनके फेवर में रहेगा हमेशा, यानी कि उनकी लर्निंग को स्पीड अप करना, एक्सेलरेशन की बात ये होती है। ओके साइंस वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर समझ पाएंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। आप लोग बस इतना ही ध्यान में रखो कि एक्सेलरेशन अच्छी टर्म होती है। सो 21 का आंसर करेंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका गलत करोगे और एक्सेलरेशन मार्क करोगे, क्योंकि नोट पूछा गया है। 21 देखो, यंग पीपल मेनली गर्ल्स इंगेज इन ए स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, दिस ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलेसेंस इज नोन एज। चलिए कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली अगर बात करें तो जो एडोलेसेंस की स्टेज होती है उसमें, और बात करेगा तो स्पेशली गर्ल्स के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इस टाइम तक वो थोड़ा सा होती है कॉन्शियस अपने आप को लेकर कि हमको स्लिम दिखना है, हमको पतला दुबला दिखना है, हमें कम खाना है, हमको एक्सरसाइज ज्यादा करनी है।
तो ये कौन सा आपका डिसऑर्डर है? भाई लड़कियों की बात हो रही है, वैसे आजकल बराबर का कंपटीशन है लड़कों का भी, वो भी जिम वगैरह जाते हैं। मेनली गर्ल्स, लेकिन हमसे पूछा गया है मेनली गर्ल्स के बारे में। इंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग, मतलब स्ट्रिक्ट डाइटिंग करती है कि ये नहीं खाना है, यही खाना है, इतना ही खाना है, और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करती है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करती है। ये जो ईटिंग डिसऑर्डर, आप इसको क्या कहेंगे? चलिए 21 का आंसर करेंगे। हाँ 21 का आंसर। एग्जाम होगा क्या 8 और 9 को? आज रात को टोक वाला लाइव लेंगे, ठीक है, जो संडे वाला लाइव है ना, वो बहुत दिन से नहीं लिया है, वो लाइव लेंगे आज 8:30-9 बजे के अराउंड, तब बात करेंगे एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 20 का आंसर मैंने बताया ना, अभी अभी ऊपर चला गया है 20 का आंसर। देखूं क्या फिर से? आंसर जाएगा 2 रिमीडियल टीचिंग। ये लो रिमीडियल टीचिंग। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ, 21 में आ जाओ जल्दी से। 21 का किसी ने क्या दिया है भाई? मैम नोट्स प्रोवाइड करवाओ भाई, उसके लिए नंबर होता है, ये लो लिख लो यहाँ पर जल्दी से, 7419055279। ओके, चलो यहाँ पर आपको सेकंड और थर्ड तो पिक नहीं करना है, अब आपको ये चूज करना आप एनोरेक्सिया नर्वोसा करेंगे या फिर बुलीमिया नर्वोसा करेंगे। मैं अब अगर आपको बताऊं, आंसर जो इन्होंने ऑफिशियल दे रखा है वो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, बट अगर मैं अपनी बताऊं सो मैं डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये जो इन्होंने लिखा है ना कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेशली बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती है ना, वो बहुत कम खाती है, उनका जो एवरेज वेट और जो उनके शरीर का आप कहो लंबाई या वेट होता है ना, उसको उससे भी कम, जितना उनको एवरेज चाहिए होता है ना पोषण, उससे भी बहुत कम खाती है। वो बिल्कुल ही स्केलेटन टाइप शरीर बनाना की कोशिश करती है, बिल्कुल दुबली पतली यहाँ पर शरीर दिखाने की कोशिश करती है, और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करती है। तो ये सारी जो निशानी है वो इसकी है। अगर बात करूं बुलीमिया नर्वोसा की, तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, इतना सारा खाना ठूस ठूस कर हम लोग खा लेते हैं, बिंज ईटिंग इसको बोलते हैं स्पेसिफिकली। अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर खाया जाता है एक बार में, और फिर उसको एकदम से, मतलब कंट्रोल नहीं रहता पहले तो खाने में, ठूस ठूस कर खा लेंगे उसको, और फिर बाद में सोचेंगे कि अरे हमने तो ज्यादा खा लिया, फिर ना वो फोर्स्ड वोमिटिंग करके उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर उल्टियां करके उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो बुलीमिया नर्वोसा होता है। तो मुझे नहीं पता इसका ये आंसर क्यों इन्होंने 4th लगाया, बट मैं डेफिनेटली 1 के साथ जाऊंगी, बट मैं अगेन आपको बता देती हूँ इन्होंने ऑफिशियल 4 लगाया है, मैं नहीं जाती हूँ 4 के साथ। नाउ इट्स योर टर्न कि आप इसको 1 मार्क करते हो कि 4 मार्क करते हो, मैंने दोनों आपको समझा दिया है। ये इसका कतई मतलब नहीं है कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज, वहां पर वो ठूस ठूस के खाते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, कंट्रोल नहीं रहता है खाते हुए, बाद में फिर उनको आता है, फिर वो इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और मतलब उसको निकालने की भी कोशिश करते हैं, फोर्सफुली निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सो आंसर मैं इसका कोई भी मार्क नहीं करती हूँ, मैं अपनी बताऊं तो मैं 1 के साथ जाऊंगी, इन्होंने ऑफिशियल जो है इसको 4 माना है। अब आपकी बात है। चलिए ओके, आपका अगर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में तो मैं उसके ऊपर भी देखूंगी, फिर मैं उसको पिन भी कर सकती हूँ। ठीक है भाई, हो सकता है, जरूरी नहीं है भाई मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही हो, क्या पता आप लोगों में से कोई, क्यों इन्होंने 4th दिया, अगर आप इसके बारे में कुछ अलग से सोचते हो आप मुझे लिख सकते हो यहाँ पर अगर मेरा नहीं दिमाग जाता है, मतलब मैं नहीं देखती हूँ, तो आप आफ्टर लाइफ भी इसको 21 क्वेश्चन करके लिख सकते हो, फिर मैं उसको देखूंगी, वो सही लगा तो मैं वहां पर पिन करके भी उसको सही आंसर करके बताऊंगी आपको। ओके, सो यहाँ पर अभी मैं आपको इतना ही बताती हूँ। बुलिमिया ज्यादा डाइट से रिलेटेड है, होता दोनों में ही है चीजें, बट डिफरेंस बेसिकली मैं इतना ही ढूंढ पाई हूं जितना मुझे मिला। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड ज्यादा थोड़ी जानकारी है तो आप बता सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, बिकॉज वी ऑल आर लर्नर, हम सभी सीख रहे हैं इसमें। चलिए 21 को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम नंबर क्लियर नहीं दिख रहा है। कौन सा क्लियर नहीं दिख रहा भाई? नंबर कौन सा नंबर क्लियर नहीं दिख रहा? सब तो क्लियर दिख रहे हैं। ओके, सो मैं पर्टिकुलर भाई एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ जाऊंगी, बाकी ऑफिशियल इन्होंने 4th रखा है। डन। 22 क्वेश्चन करते हैं। Which of the following statement most appropriately define the term inclusion की बात कर रहे हैं, समावेश की बात कर रहे हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट है? अब सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए, आप आराम से इसको चूज कर लेंगे। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल स्कूल में तो नहीं करेंगे उनको, नॉर्मल
कर रहे हैं, हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे अब सारे बच्चे। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल क्लासरूम ऑफ स्कूल, नहीं ये भी नहीं करेंगे। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड मोस्ट ऑफ द टाइम इन रेगुलर स्कूल, रेगुलर स्कूल की तो बात करते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम का क्या मतलब है? एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फुल टाइम, ओके फुल टाइम हम उनको रेगुलर स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल बच्चे हैं वो, चाहे स्पेशल बच्चे हो, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो, हर प्रकार का बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगा और रेगुलर चीजें रहेगी उनके लिए फुल टाइम। सो 22 का आंसर क्या दिया भाई? 4, ठीक है। 22 का आंसर 2 दे दिया, बताओ। 22 का आंसर सी दे दिया पूजा रानी, रीड ही नहीं किया फोर्थ ऑप्शन को, बस ये देखा हाँ रेगुलर क्लास है, अच्छा टिक कर दो। फोर्थ भी देख लो ना, उससे बढ़िया ऑप्शन लिखा गया है फोर्थ में। ओके चलिए वो मोबाइल नंबर के लिए कह रहे हैं, अरे भाई एंड में पूछ लो ना, ये लो 7419055279, इस पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो रिगार्डिंग नोट्स। चलो 23 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस। संवेगों की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है। इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, आपकी अधिगम से, आपके लर्निंग से, आपके सीखने से आपके जो संवेग है वो भी बदलते हैं। आपको करेक्ट निकालना है। इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, भाई अगर किसी का कोई एक इमोशन निकला तो वो परमानेंट वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा क्या सही है? या फिर इमोशंस आर अराउज्ड बाय इंटरनल स्टिमुलाई, आंतरिक जो उद्दीपक है उसके द्वारा इमोशंस होते हैं, आउटर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसके द्वारा नहीं होते हैं। या फिर सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस हैव डिफरेंट मीनिंग्स। चलिए अगर आप इमोशंस एक टाइम पे दिखा रहे तो उसके अलग अलग मतलब है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो सिंपल सी बात है, देखो परमानेंट स्टेट नहीं होता है, वो टेम्परेरी आप यहाँ पर कहेंगे। किस क्षण में आप किस प्रकार से इमोशन दिखा रहे हो वो डिपेंड करता है। एक क्षण में आप क्या कर रहे हो भाई, एक क्षण में आप बहुत दुखी हो, दूसरे क्षण आप बहुत खुश भी हो जाते हो, तो परमानेंट स्टेट तो आप नहीं कह सकते हो। अराउजल बाय इंटरनल स्टिमुलाई नहीं, बल्कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसके प्रति आपके इमोशंस आते हैं, तो वो एक्सटर्नल बात करेंगे, नॉट इंटरनल। और डिफरेंट मीनिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम पर रोएगा भी, हंसेगा भी, उछलेगा भी, कूदेगा भी, ठीक है। लेकिन ये जो है आपकी लर्निंग के साथ साथ आपके इमोशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो मॉडिफाई होती है, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा है तो पहले टाइम पे आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप थोड़े दुखी हो जाएंगे कि भाई मेरे से बन नहीं रहे हैं, फिर आप वीडियो देखेंगे, फिर अच्छे से उसको समझेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, आप थोड़ा खुश भी हो जाएंगे। तो आपके जो इमोशंस है वो क्या होते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं आफ्टर लर्निंग। ओके डन, क्लियर हुआ। नेक्स्ट करेंगे 24 क्वेश्चन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट अप्रोच द लर्निंग मटेरियल इन ए वे दैट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल। चलिए, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो ये शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रैक्टिकल स्टाइल है, इंपल्सिव स्टाइल है, सरफेस स्टाइल है या फिर डीप स्टाइल है? क्या आप यहाँ पर मार्क करेंगे? स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, लर्निंग मटेरियल को इस तरीके से कर रहे हैं जिससे वो उसका मीनिंग को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और समझ बनाने के लिए आपको बहुत डीप लर्निंग करने की जरूरत होती है, आपको डीप डाउन गोता लगाने की जरूरत होती है, ऊपर ऊपर से नहीं होगा, सरफेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है बेसिकली आपने कोई भी चीज करी, आप उसको सिर्फ अप्लाई करके देखते हो, प्रयोग करके देखते हो। अगर आपको अंडरस्टैंड करना मीनिंग का तो आपको डीप जाना पड़ेगा। सो डीप स्टाइल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर मार्क करेगा। 24 का दिया है किसी ने? यस 24 का 4 दिया है, बहुत बढ़िया, सही बात है। चलिए नेक्स्ट करेंगे 25। स्पीकिंग और राइटिंग इन सच ए वे एज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर इज नोन एज। आप बोल रहे हो, आप लिख रहे हो इस तरीके से कि ताकि आपका बोलना और लिखना दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, प्रभाव छोड़ रहा है दूसरों के ऊपर, आपका बोलना, आपका लिखना। तो ये क्या है? ग्रामर ऑफ लैंग्वेज है, फोनेम्स ऑफ लैंग्वेज है, प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज है या फिर मोर्फीम्स ऑफ लैंग्वेज है? 25 का आंसर आप यहाँ पर मार्क करेंगे। भाषा का व्याकरण है, भाषा का ध्वनिग्राम है, भाषा का व्यवहारिक रूप है या फिर मोर्फीम है? सिंपल सी बात है, आप अगर बोल रहे हो, लिख रहे हो तो आपका व्यवहार है जो दूसरों के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, सो दैट इज प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज। 25 का सी दिया है किसी ने? क्लियर है? चलिए 25 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ नेक्स्ट करते हैं 26 क्वेश्चन।
लर्निंग सिचुएशन इन विच मल्टीपल पार्टनर्स स्टिमुलेट एंड एनकरेज वन अनदर। भाई एक ऐसी सीखने की अवस्था, एक ऐसी अधिगम की अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे टीम टीचिंग कहा जाता है, उसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, उसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है, या फिर उसको डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट है आपस में मिल बांट करके चीजें कर रहे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। सो ये टीम टीचिंग आप नहीं मार्क करोगे, वो अलग चीज हो जाती है, वो टीचर्स के लिए होती है। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग आप यहाँ पर मार्क करेंगे। 26 का 3 दिया है, बहुत बढ़िया, सबने दिया है, फिर भी ए तो दे ही दिया है। चलो 27 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट द प्रिंसिपल? चलो पहले नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता था प्रिंसिपल से, अभी एंड में पूछ रहे हैं बल्कि ठीक है, पूछ तो रहे हैं। डेवलपमेंट फॉलो ए डेफिनेट और प्रेडिक्टेबल पैटर्न। डेवलपमेंट जो सिमिलर होता है इन देयर ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, यहां से इनकरेक्ट पूछा गया है। क्या सभी इंडिविजुअल सिमिलर होते हैं? यही से आपका आंसर आ जाना चाहिए। डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल होता है। डेवलपमेंट वर्क्स प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, बिल्कुल बात करता है। डेफिनेट और प्रेडिक्टेबल भी होता है। भाई इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करते हैं, आप ये नहीं कह सकते हो कि सभी जो लोग हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, नहीं हो सकते। इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। सो 27 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलो नेक्स्ट करो 28 क्वेश्चन। गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। ओके, ऑफ अदर्स इसलिए बोलते हो रीड अच्छे से करो। ऑप्शंस तो ऑटोमेटिक आपको बता देंगे, मैं हूं आंसर, सिर्फ रीड अच्छे से करो। भाई दूसरों के, ठीक है, यहां देखो, दूसरों के मूड, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? सेल्फ की बात आ जाएगी तो इंट्रा, और दूसरों की बात आ जाएगी तो इंटर। कहा था मैंने, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 28 का किसी ने सी दिया है? यस। 28 का 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अदर्स से ही आपको समझ जाना चाहिए है। बाकी 8 प्रकार की यहाँ पर बुद्धि की बात करते हैं, 8 के 8 टाइप्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 29 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, adolescents ability to evaluate the logic of verbal statement without referring to real world circumstances is। ओके, किशोरों के वास्तविक सांसारिक परिस्थिति को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता। प्रीपोजिशनल थॉट कही जाती है, ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस कहा जाता है, कॉग्निटिव मैपिंग कहा जाता है, या फिर डिसेंट्रेशन कहा जाता है। चलिए जल्दी से करेंगे भाई, 29 का आंसर करेंगे। 29 का आंसर, मैम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी नहीं हो सकता 1 एक्सप्लेन। संजना गुप्ता, 1 एक्सप्लेन अभी नहीं हो सकता, एंड में बताइएगा जब हम 90 क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, 29 का किसी ने 1 दिया। प्रीपोजिशनल थॉट यहां पर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। प्रीपोजिशनल थॉट, नहीं भाई, नहीं, पियाजे का आपने कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर सी क्यों दे रहे हो? कॉग्निटिव मैपिंग अलग चीज हो जाती है भाई, मतलब संज्ञानात्मक एक मानचित्रण, आप अपने दिमाग में एक मैप क्रिएट कर लेते हो, वो अलग चीज है, वो इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहां पर है एडोलसेंस एबिलिटी टू इवेल्युएट द लॉजिक ऑफ, लॉजिकली बच्चा कब थिंक करने लग जाता है, लॉजिकली ऑफ वर्बल स्टेटमेंट विदाउट रेफरिंग टू रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस, वो प्रीपोजिशनल थॉट उसको कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशनल थॉट उसको कहा जाता है। और ये मैंने आपको उस टाइम पे अच्छे से समझा रखा है, सारे स्टेजेस के साथ अच्छे से समझा रखा है, उस चीज को रेफर करो। नेक्स्ट करेंगे 30 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड एडोलसेंस एज, एडोलसेंस इज द स्पैन ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड मेंटली, इमोशनली, सोशली और फिजिकली। ओके, ये एक स्टेटमेंट है, किसी के द्वारा कहा गया है कि एडोलसेंस एक ऐसा टाइम स्पैन है, जीवन की एक ऐसी अवधि है जिसमें बच्चा मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से और अडल्टहुड की तरफ, प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ता है, वो आपकी एडोलसेंस की स्टेज होती है। ये जर्सील ने कहा है, हरलोक ने कहा है, डेविस ने कहा है, या फिर सोरेनसन ने कहा है। चलिए, सो आंसर आप सभी को पता जाना चाहिए। इसको जर्सील ने कहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 30 का बनेगा 1 आंसर। ओके,